ऐसा समाज, ध्यान सुनना बच्चों, ऐसे लोग या ऐसा समाज बच्चों जो समाज की मुख्य धारा से कटकर जंगलों में अपनी जीविका का निर्वहन कर रहा है, या कह लो जिसकी जीविका पूरी तरीके से जंगल पर निर्भर है, उसको कहते हैं बच्चों वन्य समाज या जनजाति समाज। मैंने बताया कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, मानव सभ्यता के में लोग क्या है अपनी जरूरत के हिसाब से घरों को बनाने के लिए, कृषि के विस्तार से करने के लिए क्या बच्चों उन्होंने वनों की कटाई करनी शुरू कर दी। जैसे जंगल है, अब जंगल में तो विभिन्न विभिन्न तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, विभिन्न विभिन्न तरीके के, उसमें आम भी होगा, बरगद भी होगा, पिपल भी होगा, नीम भी होगा, कड़वा भी होगा, मीठा भी होगा है कि नहीं। और क्या होगा बच्चों, करेला का पेड़ भी होगा, पेड़ नहीं होता उसकी तो बेल होती है, करेले की तो बेल होती है। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो चैप्टर हम पढ़ेंगे बच्चों वो है क्लास 9th का बच्चों हिस्ट्री का चैप्टर वन्य समाज और उपनिवेशवाद, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजा आने वाला, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको पहले ये बता देता हूं। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि भारत में या दुनिया में जो एक ऐसा समाज है जो भारत की या दुनिया की मुख्य धारा से बटा हुआ है, वो जो जंगलों में रह रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल को जानेंगे, यानी उसकी जीवन शैली को जानेंगे। और उसके साथ ही हम ये समझेंगे कि जब भारत में ब्रिटिश सरकार आई और ब्रिटिश सरकार ने बच्चों क्या किया, जब भारत को कब्जे में किया तो उसी समय क्या है, वहां के जो जंगल में रहने वाला जो समाज है उसको क्या क्या समस्याओं को सामना करना पड़ा, ये भी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। और उसी क्रम में बच्चों हम ये भी देखेंगे कि जब भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उसी समय ये जो वन में रहने वाला जो समाज था, या जो आदिवासी समाज था, ये जनजातीय समाज था, ये भी क्या है आंदोलन कर रहा था, ये भी क्या है अंग्रेजों से लोहा ले रहा था। तो कुछ ये आंदोलन भी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और बहुत प्यारा चैप्टर है बच्चों, इतना मजा आएगा आपको इस चैप्टर पढ़ने में, इतना अच्छा आपको लगेगा कि आप मत पूछो मेरे से, ठीक है। और मैं आपको इतने मजे से, इतने अच्छे से चैप्टर को समझाऊंगा कि ये चैप्टर आपको एकदम क्लियरली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एक बात आती है कि ये चैप्टर जो है, देखो मैं एक बात आपको पहले स्पष्ट कर देता हूं, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यूपी बोर्ड में तो सेम चैप्टर का नाम यही वन्य समाज और उपनिवेशवाद, लेकिन बिहार बोर्ड में चैप्टर का थीम, चैप्टर का जो कंटेंट है, जो पूरी चीजें, वो सब एक ही जैसा है। बस इसमें क्या है, बिहार बोर्ड में चैप्टर का नाम बदल दिया गया, उसमें लिख दिया आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, बाकी सब कुछ सही है। देखो आदिवासी, क्योंकि जंगल में रहने वाला जो समाज है ना, उसी को आदिवासी समाज कहते हैं, उसी को वन्य समाज कहते हैं, उसी को जनजाति कहते हैं। तो तीनों एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन बस यह है कि वहां पर बिहार बोर्ड में क्या है, उसको आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद चैप्टर का नाम लिखा, और यहां यूपी में वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो दोनों ही चैप्टर में है एक ही चीज, बस यह है कि बस थोड़ा सा उसका नाम बदला हुआ है, ठीक है। बस दो, और पढ़ना दोनों में सब एक ही सेम ही चीज है, एक ही चीज है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है और आप बहुत कुछ सीखोगे कहानियों के थ्रू। मैं आपको इतने मजे से पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, आप मत मतलब कभी भूलेंगे नहीं इस चैप्टर को, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप मुझे तो जानते ही बच्चों, मैं सुनील कुमार, ठीक है। देखो सबसे पहले बच्चों एक थोड़ा सरसरी नजर से क्या है, इस जो इमेज है, इस इमेज को क्या करो, अब इस इमेज को देखो थोड़ा सा। देखो मैं आपको इस इमेज के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या है सार इस चैप्टर का, या क्या इसकी सार क्या है, इसका क्या पढ़ना है हमें। देखो पहले जंगल ऐसे हुआ करते थे, हरे भरे, फिर जंगलों की कटाई की गई बच्चों। जब जंगलों की कटाई की गई तो अब जंगल कुछ ऐसे दिखने लगे। जब वो ऐसे दिखने लगे तो इसमें रहने वाला जो समाज था, जो जनजाति समाज था, वो क्या करा, मजबूर होकर बच्चों, कुछ मजबूरियों की वजह से क्या है, उसको जंगल को छोड़ना पड़ा। और फिर क्या है, वो देखो यहां से छोड़कर जा रहा है जंगलों को छोड़कर कहां जा रहा है, तो शहरों में दर दर की ठोकरें खाने, रोजगार पाने, ठीक है। तो ये समाज उन समाज के साथ जा रहा रहने जिनके बारे में ये परिचित नहीं है। तो अब देखो इस चैप्टर में बस पूरा सारी चीजें यही देखना है, जनजातीय समाज की समस्याएं, क्या समस्याएं हुई और किस कारण हुई, किनके कारण हुई, और फिर उन्होंने क्या किया, यही सारी देखनी है। और इस चैप्टर में आप, जो इमेज है बच्चों, इस इमेज में आपको यही सारी चीजें दिखाई जा रही हैं।
ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं आपको कि आपको आसान वे में इमेज भी मैं ऐसे लगाता हूं, मेरी इमेज एक भी आपको पीपीटी में एक भी इमेज ऐसे नहीं लगी जिसका कोई मीनिंग ना हो, बहुत बड़ा मीनिंग होता। और इमेज लगाता समय मैं इतना ध्यान देता हूं और बहुत मेहनत करता हूं पीपीटी बनाने में, ठीक है। एक एक इमेज को मैं बहुत अच्छे से देख देख कर हर चीज को, ठीक है, तब मैं इसको लगाता हूं, ठीक है। तो आप इस इमेज से ही समझ पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े बच्चों। चलो अब हम बच्चों सबसे पहले देखो, जब चैप्टर का हम नाम पढ़ रहे हैं वन्य समाज या जिसको आदिवासी समाज भी कहते हैं, बिहार बोर्ड को भी ध्यान में रख लेना, वो भी मेरे अपने बच्चे हैं। अदरवाइज कहें सर हमारे साथ भेदभाव क्यों किया, हमारे चैप्टर का ही नाम लिख दिए होते। तो बच्चों एक ही लोगों का नाम आ सकता था, लेकिन आपके प्रति भी मेरा उतना ही प्रेम है जितनी यूपी बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो आदिवासी समाज कहो या वन्य समाज कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो आदिवासी समाज क्या है बच्चों, पहले क्योंकि उसमें चैप्टर का नाम क्या है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, या आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। तो आदिवासी समाज या वन्य समाज है क्या, ये हम समझते हैं पहले। देखो बच्चों, ऐसा समाज, ध्यान सुनना बच्चों, ऐसे लोग या ऐसा समाज बच्चों जो समाज की मुख्य धारा से कटकर जंगलों में अपनी जीविका का निर्वहन कर रहा है, या कह लो जिसकी जीविका पूरी तरीके से जंगल पर निर्भर है, उसको कहते हैं बच्चों वन्य समाज या जनजाति समाज। बहुत आसान है बच्चों, ऐसा समाज या ऐसे लोग जिनकी जीविका जंगलों पर निर्भर हो, ठीक है, उसे क्या करते हैं, वन्य समाज कहते हैं। या जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या है बच्चों, जंगल पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं, वन्य समाज कहते हैं। अब ये वन्य समाज बच्चों क्या है, जैसे हम लोगों, जैसे हमारे समाज में, हमारे समाज को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए वहां पर सिस्टम बनाए गए हैं, वहां पर कुछ कार्य प्रणालियां बनाई गई हैं, ऐसे बच्चों इन्होंने भी, इन जनजातीय समाज में भी अपना एक तंत्र होता है, अपना एक प्रणाली होती है जिसके माध्यम से इनके समाज का संचालन होता है। जैसे बच्चों हमारे गांव, अगर आप गांव से होंगे तो गांव में क्या होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, जो क्या करते हैं बच्चों, सरपंच होते हैं, जो क्या करते हैं बच्चों, जो गांव में क्या है छोटे मोटे चीजों को क्या है निपटारा करते हैं। ऐसे इनके समाज में बच्चों क्या था, इनके समाज में बच्चों क्या है, मुखिया होते हैं। इनका समाज भी बच्चों क्या है, अलग अलग कबीलों में बटा था, और उस कबीले का एक प्रधान होता था, और वो प्रधान क्या करता था, लोगों की सुरक्षा करता था, लोगों के बीच के झगड़े निपटाता था, लोगों को जो भी समस्याएं होती थी वो सब क्या है उसको सुलझाता था, ठीक है। तो पूरा इसी तरीके का उनका क्या है, एक समाज था, जैसे हमारा आज का वर्तमान का समाज है। आप अपने समाज से उनके समाज का एक कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, समझ में आई। अब देखो यहां पर देखो 18वीं शताब्दी, अब ये डेट का कोई वो इशू नहीं है कि 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी, आज भी वो है, ठीक है। अब देखो 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कबीलों में बटा था, या इसी को हम कहते हैं बच्चों आदिवासी समाज। लो ऐसे लिख दे रहा हूं, लो आप लोग बिहार बोर्ड वाले मेरे, ठीक है, आदिवासी समाज, लो खुश हो जाना, ठीक है। बटा हुआ था, कबीले का प्रमुख मुखिया था, देखो ठीक है, मुखिया, जैसे आज हमारे यहाँ सरपंच, गांव में अगर हम देखें सरपंच होते हैं, ठीक है, सरपंच होते हैं, मुखिया था, जिसका मुख्य कर्तव्य देखो क्या था, कबीले को सुरक्षा प्रदान करना। मैंने आपको बताया जिसका मुख्य कर्तव्य था कबीले को सुरक्षा प्रदान। और देखो ये भी समझना है, यहां पर हमारे यहाँ सरपंच वो बनते हैं जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसको समाज में स्वीकृति मिली। इनके यहाँ कबीला वो कबीले का प्रमुख वो बनता है जो शारीरिक रूप से ताकतवर हो, जो क्या है, जो एक प्रतिस्पर्धा होती है, उस प्रतिस्पर्धा में जो जीत जाता है वो क्या होता है बच्चों, इनके यहाँ कबीले में का प्रमुख बनता है, ठीक है। और जो ताकतवर हो, जो सुरक्षा कर सके, ठीक है, वो क्या है बच्चों, वो प्रधान बनता है। और यहां की सबसे बड़ी मजे की बात बताऊं बच्चे, कि इस कबीले का प्रधान एक महिला भी हो सकती है। भारत में ऐसा नहीं कि महिलाएं, आज तक आपने बहुत कम लोगों को देखा कि महिलाएं सरपंच हो, लेकिन इनके यहां जनजातीय समाज में अगर आप देखोगे मेरे लाल और मेरे लालियों, तो जनजातीय समाज में महिलाएं भी क्या है, मुखिया बन सकती थी, ठीक है, मुखिया बन सकती थी। और बहुत सारे जनजातीय समाज में ऐसे ही कबीले आपको दिख जाएंगे जिनकी मुखिया बच्चों क्या है, तो औरतें हैं, ठीक है, औरतें, और उनका समाज पूरी तरीके से औरत पर जो केंद्रित होता है, ठीक है, महिलाओं का पर केंद्रित होता है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो धीरे धीरे इन्होंने कबीलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया तथा अपने लिए कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त कर लिए। अब ये क्या है, धीरे धीरे सिस्टम क्या है, बदलते जाता है, समय के साथ चीजें बदलती हैं, और जो ये मुखिया है ये क्या करने लगे, ये अपने समाज पर क्या है, एक अधिकार जमाने लगे, और फिर क्या है, इन्होंने कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त कर लिए, ठीक है। जैसे हमारे भारत में भी क्या है, धीरे धीरे सिस्टम बदला समाज का, फिर समाज पर कुछ लोगों ने क्या किया, नियंत्रित कर लिया, और समाज को अपने आप का समाज का अपने आप को क्या कर लिया, ठेकेदार मान लिया। तो ऐसे ही कुछ इनके यहां भी हुआ। ये बात समझ में आ गई बच्चों, वन्य समाज के बारे में क्लियरिटी है एकदम, ओके की रिपोर्ट है बच्चों। अगर ओके की रिपोर्ट हो तो एक बार ओके की रिपोर्ट लिख भी देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, क्योंकि समझना है बच्चों, यहां पर
समझना है, क्योंकि जो आदिवासी समाज है वो वन में रह रहा है। अब जब वो वन में रह रहा है तो बच्चों वन में रहते हुए उसको क्या क्या लाभ हो रहे हैं, या हमारे देश में वन है तो किस हमारे देश को वन से क्या लाभ हो रहे हैं। तो हम थोड़ा सा वनों के बारे में समझेंगे, क्योंकि वन क्या है बच्चों, वन जो है हमें बहुत सारी चीजों से सुरक्षा प्रदान करता है, हमें खाना देता है, हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वन जो आदिवासी समाज है, जो जनजाति समाज है, वो वन में रह रहा है, तो ठीक है, तो इसी वजह से अब हमें समझना है कि वन के क्या क्या लाभ हैं। तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वनों से लाभ। बच्चों देखो वनों से क्या क्या लाभ है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या है, भारतीय वन चारागाहों के अभाव पशुओं को चराने की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जनजातीय समाज में जो पशु होते हैं, या आज हम हमारे यहां भी देखो बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है पशुओं को रखते हैं, जैसे गाय भैंस पालते हैं, बकरियां पालते हैं, भेड़ पालते हैं। अब इन भेड़ों के लिए क्या है बच्चों, बड़े बड़े मैदान कहीं पर भी शहरों में इवन गांव में भी नहीं रह गए हैं। तो अब ये जंगल क्या होते हैं बच्चों, इन पशुओं के लिए क्या बच्चों, चारागाह प्रदान करते हैं। चारागाह मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पर पशुओं को चराया जाता है, जहां पर बहुत मात्रा में घास होती है, उसे चारागाह कहते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, वन जो होता है, क्योंकि वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है वन में क्या क्या शामिल होते हैं, तो झाड़ियां, घास, पतझड़, बड़े बड़े वन, बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पेड़, इन सबको मिलाकर बच्चों क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना मेरे लाल लालियों, वन का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते, जहां ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे हैं उन्हीं को वन बोलेंगे, नहीं, वन में घास से लेकर पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे, पतझड़, झाड़ियां, ये सब आ जाती है वन के अंदर। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, चारागाह प्रदान करते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है कि वनों का लाभ क्या है, पहला क्या है, तो ये पशुओं को चारागाह क्या करते हैं बच्चों, प्रदान करते हैं। पहली तो बात यह है। फिर देखो वन लगभग 73 लाख व्यक्तियों को, ये तो मैंने एक डाटा दिया है बच्चों, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से दैनिक व्यवसाय देते हैं। दैनिक व्यवसाय कैसे देते हैं बच्चों, जैसे आपने देखा वो फर्नीचर बनाने वाले लोगों को क्या बच्चों, काम देना। ठीक है, अब देखो क्या देते हैं बच्चों, जैसे ये लोग लकड़ी काटने, लकड़ी चीरने, वन वस्तुएं ढोने, नाव, रस्सी, बाण आदि तैयार करने तथा गाद, लाख, राल, कंदमूल, जड़ी बूटियां, दवाइयां आदि एकत्रित करने लगे हैं। ठीक है, ये लोग अब देखो ये क्या है, क्या करते हैं, प्रत्यक्ष लाभ देते हैं। प्रत्यक्ष लाभ कैसे दे रहा बच्चों, तो जो भी लकड़ी से जुड़े हुए व्यवसाय हैं उनके लिए क्या है बच्चों, तो कच्चा माल दे रहा है। दूसरा, उसमें बहुत सारे लोग जो क्या है लकड़ी काटने के लिए लगे हैं, लकड़ी चीरने के लिए लगे हैं। तो इन सब लोगों में लगे हुए, इन सब कामों में लगे हुए लोग क्या है बच्चों, लोगों क्या है, वन क्या कर रहा है, व्यवसाय दे रहा है, इनको रोजगार प्रदान कर रहा है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। फिर देखो आम, शाखू, सागवान शीशम, देवदार, बबूल, रोहिड़ा, यूकेलिप्टस, ठीक है, आदि लकड़ियों से मकान के दरवाजे, चौखट, कृषि के औजार, जहाज, रेल के डिब्बे, फर्नीचर, कई उद्योगों के सहायक पुर्जे, वाहनों के ढांचे आदि बनाए जाते हैं। यानी अगर हम एक चीज कह सकते हैं तो इन उद्योगों के लिए, ठीक है, मतलब फर्नीचर उद्योग, शिप उद्योग, इनके लिए क्या है बच्चों, इनके लिए अगर हम बात करें तो कच्चा माल क्या है, वनों से प्राप्त होता है कच्चा माल। क्योंकि लकड़ी नहीं होगा तो ना तो आप बच्चों क्या है चेयर बना पाओगे, ना टेबल बना पाओगे, ठीक है, दरवाजे नहीं बना पाओगे। तो वनों से जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें यूकेलिप्टिक है, आपका सागवान है, शीशम है, देवदार है, ये बहुत महंगे, ये जो है बहुत उपयोगी पेड़ होते हैं जंगलों में। अब जब इनको काटा जाता है, इनको क्यों काटा जा रहा है, क्योंकि ये इनके क्यों काटा जा रहा है, क्योंकि जो फर्नीचर उद्योग है उसके लिए क्या है, कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल कहां से, इन्हीं जंगलों से, इन्हीं वनों से आएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फर्नीचर उद्योग को कच्चा माल भी प्रदान करते हैं। आप अगर ऐसे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ये लकड़ी के उद्योग को क्या करते हैं बच्चों, कच्चा माल प्रदान करते हैं, ऐसे लिख लो। आप छोटा सा एक लिखना चाहो तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज हो गई बच्चों, ये 3 पॉइंट समझ में आ गए वनों के लाभ के। ठीक है, पहला लाभ तो ये है कि ये जानवरों को, ठीक है, ये पशुओं को क्या है बच्चों, चारागाह प्रदान करते हैं। दूसरा ये लाभ है कि कुछ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार या व्यवसाय प्रदान करते हैं। तीसरा यह है कि लकड़ी उद्योग के लिए ये क्या है बच्चों, कच्चा माल प्रदान करते हैं। इतने शॉर्ट में अगर आप लिख लोगे तो आप आराम से क्या है आंसर लिख पाओगे, वनों के लाभ क्या है, और आपको फिर याद भी रहेगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हो। और फिर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरे लाल और मेरे लालियो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट समझ में आ गए। अब देखो चौथा पॉइंट क्या बच्चों,
एक तो बच्चों वनों से ना बच्चों, वनों से 3 पॉइंट वो समझ में आ गए। चौथा पॉइंट क्या है वनों के लाभ का बच्चों, वनों से सरकार को क्या है बच्चों, राजस्व की प्राप्ति होती है। एक तो ये है, चौथा पॉइंट क्या है, वनों से सरकार को राजस्व की क्या है बच्चों, प्राप्ति होती। कैसे प्राप्ति होती है राजस्व की मेरे लाल लालियों? बच्चों क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, जैसे बच्चों आपने चंदन का नाम सुना होगा, लाल लकड़ी जो होती है, जैसे आपने जो पुष्पा मूवी देखी है, जो के गणेशाला वाला है ना, आपने देखा पुष्पा मूवी, तो उस मूवी में क्या बच्चों, चंदन बेचता है वो, ठीक है। अब वो चंदन की लकड़ियां बेचता है, तो चंदन की लकड़ियां कहां बेचती, तो वो बच्चों उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, दुनिया के अन्य देशों में क्या है उसको बेचा जा रहा था, ठीक है, वो बहुत महंगी बिक रही थी। तो अब जब इसको बेचा जाता है, जब सरकार इन पेड़ जो क्या कहते हैं, चंदन की लकड़ी या जो महंगे जो पेड़ हैं, उनकी जब लकड़ियों को बाहर के देशों को बेचती है, तो उससे क्या होता है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। तो यह क्या है बच्चों, सरकार के राजस्व का क्या है बच्चों, एक स्रोत भी है वन, ठीक है, समझ में आ गई बच्चों, स्रोत भी है बच्चों। देखो वनों से सरकार को निरंतर अधिक आय होती रही है। यह आय 1981-82 में 204 करोड़, सोचो कितनी रुपए हुई थी 1981-82 में, आप देखो कितना 204 करोड़ रुपए, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 3,300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो गई। अब देख लो इतनी अधिक मात्रा में, लगभग 3300 करोड़ रुपए का, 3300 करोड़ रुपए क्या है, इससे ही सिर्फ सरकार क्या है कमा रही है। तो आप समझ सकते हो कितना पैसा आ रहा है बच्चों, यहां से 3300 करोड़ रुपए बच्चों, तो बहुत बड़ा आय क्या है सरकार को मिलता है। तो एक चौथा पॉइंट क्या मिल गया आपको, कि वनों से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती। 108 में लिख लो बच्चों, 108 में लिख लो, कितना मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। 4 पॉइंट आपके पास हो गए। अब देखो अब और क्या कर रहा है बच्चों, और वन क्या कर रहा है बच्चों, पांचवा पॉइंट क्या कर सकते हैं बच्चों, वन बच्चों क्या कर रहा है, वन अगर आप देखो तो एक पॉइंट में और लिखा रहा हूं, वन जो होता है वो जीव जंतुओं के लिए क्या है बच्चों, निवास प्रदान करता है। क्योंकि जो भी हमारे, अगर हम बात करें जो भी जंगली जीव हैं, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे कुत्ता हो, सॉरी कुत्ता तो यहीं कहीं भी रह सकता है, वो तो आजकल मानव के साथ रहने वाला पशु हो चुका है, ठीक है। कुत्ता तो हजारों साल से मानव के साथ रह रहा है बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आपने सुना होगा, उस समय हमें क्या है कुत्ते का जो है प्रमाण मिलता है, कुत्ते को जो उसका मालिक होता था, जो उसको पालता था, उसके साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला, मतलब एक साथ एक आदमी का और एक कुत्ते का अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो बहुत पुराना, हजारों साल से हमारा कुत्तों से जो क्या है वास्ता हो गया है, ठीक है, इसीलिए इंसान भी कुत्ता हो चुका है, मतलब सॉरी मैं मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूं, ठीक है, मजाक की टोन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट होता ना, तो इंसान भी इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। आजकल इंसान भी बहुत कुछ, ठीक। हाँ सुनो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या कह रहे हैं हम, अगर हम बात करें तो क्योंकि उनको जानवरों को, जो भी जीव जंतु होते हैं, जो भी जंगली जीव जंतु, उनके क्या है, उनके निवास के लिए, जैसे हाथी है, शेर है, बाघ है, चीता है, लोमड़ी है, ना जाने कितने जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं। अब जंगल में रह रहे तो जंगल किससे बना, पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधे ही कट जाएंगे, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कहां, तो वनों के जो जंगली जीव हैं उनके लिए क्या बच्चों, निवास का क्या है बच्चों, एक ये जरिया है, ठीक है, निवास के लिए क्या है, एक घर है ये, ठीक है, जंगलों क्या है, जंगली जंतु। तो एक पांचवा पॉइंट ये हो जाएगा। छठा पॉइंट देखो बच्चों, एक तो ये है बच्चों, अगर जंगल नहीं रहेंगे, अगर वन नहीं रहेंगे, तो वन क्या करते हैं बच्चों, जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और अगर वन नहीं रहेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सिंक करते हैं, स्टोर करते हैं, ग्रहण करते हैं, और हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा बच्चों, पृथ्वी पर ऑक्सीजन क्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और क्या है, बहुत सारी बीमारियों का क्या है घर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रदूषण को जो है, प्रदूषण मुक्त करने में क्या है बच्चों, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो देखो आज के बढ़ते प्रदूषण के सर्वव्यापी घातक प्रभाव से मुक्ति दिलाकर भूमि पर पर्यावरण संतुलन का आधार भी वन ही प्रदान कर सकते हैं। अतः आज भी मानव सभ्यता के पोषक एवं संरक्षक है, ठीक है। वन क्या है बच्चों, मानव सभ्यता के संरक्षक और क्या है बच्चों, पोषक है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये 6 पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत आराम से, आपको आसान वे में समझ में आ गई, मजे से, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके की रिपोर्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों वनों उन्मूलन, वनों उन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई करना। वनों उन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों की कटाई करना, सीधी सी बात है। अगर आपसे पूछता है कोई कि मेरे लाल और मेरे लालियों बताओ कि वनोन्मूलन क्या है, तो बताना है वनोन्मूलन का तात्पर्य वनों की या पेड़ पौधों की क्या है, कटाई से है, ठीक है। तो पेड़ पौधों की कटाई को क्या कहते हैं बच्चों, वनोन्मूलन कहते हैं। अब बच्चों वनोन्मूलन
क्या है बच्चों, एक इसको थोड़ा समझते हैं। देखो मैंने आपसे बताया कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के क्षेत्र में पेड़ों को जलाना या काटना। ठीक है, जलाना या क्या करना बच्चों, काटना। जलाना भी, जलाना कैसे बच्चों, जैसे बच्चों बहुत सारे ट्राइबल समाज है, जनजातीय समाज में क्या होता है बच्चों, वो लोग क्या करते हैं, वनों को, जंगलों को क्या है, जला देते हैं, जंगलों में जला देते हैं, और जलाने के बाद क्या, उनको साफ करते हैं, और साफ करने के बाद क्या करते हैं, उसमें क्या है, खेती करते हैं। तो जंगलों को जलाना या काटना क्या है बच्चों, वनो उन्मूलन है। ठीक है, अब बच्चों क्या है वनोन्मूलन, क्योंकि देखो वृक्षों का बृहद पैमाने पर कटाई वनोन्मूलन कहलाता है। औपनिवेशिक काल में वनोन्मूलन की प्रक्रिया व्यापक तथा और भी व्यवस्थित हो गई। व्यापक कैसे बच्चों, ऐसा नहीं कि हम वनों की कटाई पहले से नहीं कर रहे, मानव सभ्यता जब से बनी है तब से क्या है, वो पेड़ों की कटाई कर रही थी, लेकिन वो पेड़ों की कटाई उस समय उतना ही करती थी जितनी उनकी जरूरत होती थी। जरूरत के मुताबिक क्या है, पेड़ों की कटाई हो रही थी, क्योंकि बच्चों क्या है, धीरे धीरे अगर हम बात करें, जैसे हम अगर आप बात करें सिंधु घाटी सभ्यता या उससे और पहले, जब हम एकदम आदिम समाज हुआ करते थे, जब हम बंदर से इंसान बनने के क्रम में थे, ठीक है, जब हम रह रहे थे तो वहां बहुत जंगल ही जंगल थे। अब फिर क्या हुआ, जब उनको लगा कि हमें घर बना के एक जगह रहना चाहिए, तो बच्चों उन्होंने क्या किया, अपने घर बनाने के लिए क्या है, उन्होंने वहां आसपास के थोड़े से जंगल साफ कर दिए। काटे तो पेड़ उस समय भी थे ना घर बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे देश की आबादी बढ़ने लगी, जब आबादी बढ़ी तो बढ़ी हुई आबादी को घर बनाना है, उसको खेती करना है, तो क्या करेगा, वो पेड़ों की कटाई करेगा। तो खेती के विस्तार के लिए और घर बनाने के लिए क्या बच्चों, उसने खेती क्या किया, वनों का विनाश करना, बड़ों की कटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन वो कितना कर रहा था, जितनी उसकी जरूरत थी। तो आदिम समाज से ही मानव क्या कर रहा है, पेड़ों की कटाई कर रहा था। लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत एक्सेस में, बहुत ज्यादा कटाई नहीं, वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही बस उतना काट रहा था। तो शुरुआत से ही हो रहा था। लेकिन बच्चों जब उपनिवेश काल आया, यानी जब हम बात करते हैं बच्चों, जब भारत में ब्रिटिश सरकार या जो हम यूरोपियन जो कंपनीज है, जब वो भारत में आई, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उनके आने के बाद अगर हम बात करते हैं तो पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हो गई और व्यवस्थित तरीके से कटाई वो करने लगे। ठीक है, यही बात है। अब देखो 1700 ईस्वी से 1995 के बीच की, ठीक है, 139 लाख, देखो 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल विभिन्न उपयोग की वजह से साफ कर दिया गया। आप देख लो 1700 से लेकर 1995 में लगभग 300 साल में, लगभग 300 साल में बच्चों आप देखो 139 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना है, बहुत ज्यादा बच्चों। क्या है, जंगल विभिन्न उपयोगों की वजह से, विभिन्न उपयोग क्या थे बच्चों, तो स्लीपर बनाना, क्या कहते हैं, शिप बनाने के लिए, जो पानी में जहाज चलता है उसको शिप बोलते हैं, उसके बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए बच्चों, ठीक है, बाहर के देशों को व्यापार के लिए बच्चों, क्या है, अलग अलग उपयोग के लिए क्या बच्चों, इन्होंने क्या किया, वनों की सफाई करनी शुरू की। और वनों की सफाई इन्होंने क्या है, व्यवस्थित तरीके से की। अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो वनोन्मूलन के बारे में थोड़ा सा क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया। इसको भी क्या करो आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब बच्चों हम ये समझते हैं कि वनों उन्मूलन के कारण क्या थे, वनों की कटाई के कारण क्या है बच्चों। तो कारण बहुत आसान है, आराम से समझते चलना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक सभ्यता, मैंने बताया कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, मानव सभ्यता के में लोग क्या है, अपनी जरूरत के हिसाब से घरों को बनाने के लिए, कृषि के विस्तार से करने के लिए क्या बच्चों, उन्होंने वनों की कटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन उस समय मैंने आपसे बताया कि उस समय वनों की कटाई हो रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि बहुत एक्सेस में, अपर्याप्त मात्रा में क्या हम पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, नहीं, हम पर्याप्त मात्रा में, बस जितना हमें जरूरत है उतनी ही हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे थे। तो देखो प्रारंभिक सभ्यता मवेशियों के बड़े झुंड, पशुचारण, कृषि और लकड़ी के व्यापक उपयोग पर आधारित थी। जलाऊ लकड़ी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत था। ठीक है, इसलिए वनों का बड़े पैमाने पर दोहन और खंडन किया गया। ठीक है, तो बच्चों एक तो हाँ भाई, शुरुआत में क्या था, हम लोग वनों में रह रहे थे, गैस चूल्हा तो है नहीं, था नहीं कि आज जैसे सिलेंडर मिल गया। तो पहले क्या था, आज भी भारतीय समाज में लगभग 50% के आसपास महिलाएं क्या है, गांव में आप चले जाओ तो चूल्हा घर क्या है, खाना किस पे बनना, तो चूल्हे पर बनना, चूल्हा से किससे जल रहा, जो लकड़ी से। तो आदिम समाज से ही क्या बच्चों हम खाना बनाना शुरू सीख चुके थे, बहुत पहले पका रहे थे खाना। अब जब खाना पका रहे थे तो क्या कर रहे थे हम लोग, ईंधन के रूप में क्या है, लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करें। और ऐसा नहीं ये लोग लकड़ी काट कर नहीं के रहे थे बच्चों, जंगलों से चुन कर लेकर आ रहे थे। ठीक है, जंगलों से चुन कर, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि जो जंगल है ना बच्चों, ये हमारे लिए है। ठीक है, तो इस वजह से एक तो ये समझ में आ गई पहली बात। दूसरी देखो, मानव बस्तियों, मैंने बताया कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, आबादी में वृद्धि होती गई, जनसंख्या, तो उनके रहने के लिए घर और उनके खाने के लिए खाने का क्या है, उत्पादन करना है, खाद्यान्न का उत्पादन करना है। अब खाद्यान्न का उत्पादन करना है तो कृषि क्षेत्र का विस्तार करना होगा। तो कृषि क्षेत्र का विस्तार
करना शुरू किया। अब उस क्रम में क्या है, जब कृषि क्षेत्र का विस्तार करोगे तो क्या करोगे, वनों को काट कर क्या किया गया बच्चों, कृषि क्षेत्र का विकास किया गया। और वनों को काट कर क्या है, मानव के लिए बस्तियां बनाई गई। तो देखो मानव बस्तियां, जैसे जैसे मानव आबादी में वृद्धि हुई, मानव बस्तियों के लिए जगह बनाने के लिए जंगलों को साफ किया गया। उनके मवेशियों के लिए फसल और चारागाह प्राकृतिक वर्तमान समय तक जारी रहा। ठीक है, अभी तक जारी है ये सारी चीजें तो अभी तक जारी है। ठीक है, तो ये दो रीजन समझ में आ गए। एक तो बच्चों प्रारंभिक सभ्यता से ही किया जा रहा है और दूसरा मानव बस्ती के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़े। अब देखो वनाग्नि, वनाग्नि मतलब क्या था, वन में लगने वाली आग। किसी कारण से बच्चों क्या होता है, वन में आग लग जाती है। जैसे बच्चों ऑस्ट्रेलिया में आपको प्राय न्यूज़पेपर में क्या है, गर्मी के मौसम में सुनने को मिल जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया की छोटी जंगलों में आग लग गई। तो क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, अमेजन के जंगलों में क्या है बच्चों, आग लग जाती है वो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्या वन, जब वो आग लगती है तो उससे क्या होता है, बहुत सारे वन क्या है, जल के नष्ट हो जाते हैं और उसमें रहने वाले जीव जंतु भी क्या है बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी जो जैव विविधता है वो खत्म हो जाती है इन वनों में आग लगने के कारण। ठीक है, तो ये देखो वे प्राकृतिक और मानव जनित दोनों ही है। मानव जनित कैसे है बच्चों, तो जैसे हमारे जनजातीय समाज है, एक तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक तरीके से क्या है, किसी कारण से क्या है उसमें जंगल में आग लग गई, एक तो ये, एक तो मानव खुद जलाता है। मानव कैसे जला रहा, मानव ने क्या किया, कृषि के विस्तार करने के लिए जंगलों को जलाया। तो जंगलों को जब जलाया तो कृषि के विस्तार के लिए, तो उसने क्या किया, जंगलों को जला दिया। अब जंगलों को जला के क्या साफ कर दिया, तो भी क्या है बच्चों, तो भी क्या हो रहा है कि उसका हो रहा है, देखो आग का इस्तेमाल आदि मानव द्वारा शिकार के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता था। आग से कई वन क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। 1983 और 1997 के दौरान इंडोनेशिया में 4000 किलोमीटर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन अग्नि लगी थी। तो आप देख लो 1983 से 97 के दौरान क्या है बच्चों, कई बार क्या है आग लगी, उससे 4000 किलोमीटर के क्या है वन क्षेत्र जल गए। ठीक है, तो वनाग्नि है तीसरा कारण। चौथा बच्चों क्या है, झूमिंग। झूमिंग खेती क्या है बच्चों, स्थानांतरण खेती। झूमिंग खेती का मतलब है बच्चों, ये बेसिकली आज भारत में या दुनिया के अन्य देशों में क्या है, इस खेती का क्या है ये खेती क्या है प्रैक्टिस की जा रही है, इस खेती को की जाती है। ठीक है, ये होता क्या है, ये बेसिकली जनजातीय समाज में ही होता है। ठीक है, जहां जो जंगलों में रहने वाला जो समाज वही करता है इस खेती को। इसमें होता क्या बच्चों, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो होता यह है कि बच्चों, जैसे मान लो ये जंगल, ये क्या है, एक भूमि का टुकड़ा है, ये जंगल का एरिया मान लो। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पर पेड़ लगा दे रहा हूं। आप पेड़, आप ऐसा पेड़ नहीं होता, लेकिन चलो मैं अच्छे से पेड़ बना देता हूं आप लोगों के लिए। ऐसे होता पेड़, ठीक है, ऐसे होता पेड़। ड्राइंग मेरी है ठीक ठाक है, आप लोग की काम भर की चल जाएगी। ठीक है, नहीं लगे तो एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है बच्चों, ये पेड़ है, ये जंगल है मान लो, ये मैंने कह दिया ये जंगल है, जंगल है। अब इसमें जो जनजाति समाज रहता है वो क्या करेगा बच्चों, उसको खेती करनी है, तो वो क्या करेगा बच्चों, वो पहले क्या करेगा, इस जंगल के इस वाले भाग की क्या है सफाई करेगा। सफाई कैसे करेगा बच्चों, पेड़ को काट देगा, काटने के बाद वहां को उसको जला देगा, जलाने के बाद क्या करेगा, यहां पर खेती करेगा। इस वाले प्लॉट पर क्या करेगा बच्चों, खेती करेगा। अब इस प्लॉट पर बच्चों क्या है, खेती करता रहेगा, खेती करेगा, खेती करता रहेगा। और जैसे ही इस भूमि की, ध्यान सुनना बच्चों, जैसे ही इस भाग की, जैसे ही इस वाले जगह की क्या है, भूमि की उर्वरता जैसे ही कम होगी, वो क्या करेगा बच्चों, जैसे ही उसका उत्पादन कम होगा वैसे ही क्या करेगा, वो क्या है बच्चों, शिफ्ट हो जाएगा। इस भूमि को छोड़कर क्या है दूसरी जगह चला जाएगा। कहां चला जाएगा, अब इस वाले भूमि को क्या है कि क्या है कटाई करेगा वो, इस वाले जंगल के इस वाले भाग की कटाई करेगा और फिर क्या करेगा, अब यहां खेती करना शुरू कर देगा। अब इस वाले पार्ट में क्या है बच्चों, खेती करना क्या है बच्चों शुरू कर देगा। वो इस वाले पार्ट में क्या है, खेती करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बच्चों स्थानांतरण खेती, या इसी का एक नाम है झूमिंग खेती। झूमिंग खेती, ठीक है। जैसे ही बच्चों क्या होता है, इस भूमि की उत्पादकता को कम होती, वैसे क्या है वो अगली जगह क्या है स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर कर देता है खेती को। ठीक है, ये है, इसको कहते हैं झूमिंग खेती। तो देखो जली हुई वनस्पति, ठीक है, जली हुई वनस्पति की राख के कारण खनिजों से समृद्ध खेती के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए, एक क्षेत्र को साफ करने के लिए यहां आदिवासियों की एक स्लैश एंड बर्न प्रथा है। स्लैश मतलब क्या होता है, स्लैश मतलब क्या होता है काटना, और बर्न मतलब क्या होता है कर्तन एवं दहन प्रणाली होता है। स्लैश एंड बर्न, कर्तन एंड दहन प्रणाली, इसको हिंदी में बोलते हैं स्लैश एंड बर्न है। ठीक है बच्चों, तो झूमिंग खेती के कारण क्या है बच्चों, अब देखो झूमिंग खेती के कारण भी तो वनों की कटाई हो रही ना। आप सोचो एक जगह पहले उन्होंने खेती की, फिर क्या है दूसरी जगह जाने के लिए भूमि की उर्वरता कम हुई, तो अब दूसरी जगह का क्या है वन को काट दिया। अब इस वजह से भी क्या हो रहा है, पेड़ काट रहे हैं ना वनों की। ठीक है,
तो एक बात ये हुई, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़े। चलो आगे, उत्खनन और खनन के द्वारा। उत्खनन मतलब क्या है बच्चों, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम माइनिंग करते हैं, खनिजों को निकालते हैं, तो खनिज कहां मिल रहे हैं बच्चों, बड़े बड़े जैसे छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, आपका ये दक्कन का पठार है, यहां खनिज मिले। अब यहां पेड़ पौधे भी बहुत थे, यहां जंगल का इलाका था, अब यहां पर खनिज मिले, जंगल में ही खनिज मिल रहे, तो क्या करें, जंगलों की खनिजों की खुदाई करने के लिए क्या बच्चों, इन्होंने क्या है, जंगलों को साफ कर दिया, ठीक है, जंगलों की क्या है, साफ कर दिया। अब देखो, दोनों को आमतौर पर पहाड़ी और वनाच्छादित क्षेत्र में किया जाता है, वे वनस्पति को खराब करते हैं और वनोन्मूलन का कारण बनते हैं। तो एक तो उत्खनन और बच्चों खनन के कारण, ठीक है। फिर देखो जल विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजना बच्चों जैसे जैसे बहुत सारे ऐसे बांध बनाए जा रहे हैं जिससे क्या है, बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे भाखड़ा नगर डैम, जैसे रिहंद बांध, ये सब क्या बच्चों, यहां पे क्या है बच्चों, बिजली का। लेकिन बच्चों आप देखो, जैसे सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर जो बांध बना जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, उसको क्या है बच्चों बनाया गया। अब उस बांध के बनने से क्या हो रहा है बच्चों, उस बांध जब कहीं पर भी कोई बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई जाती तो क्या वो नदियों के इलाके से होकर गुजरे, और नदियां कहां से, जंगल से होकर गुजर रही हैं या किसी और जगह से गुजर रही हैं। अब क्या होता है, ये इन बांधों को बनाने के लिए क्या बहुत बड़े जंगल को क्या है, काट दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है बच्चों, बहुत सारे पेड़ पौधों काट। जैसे सरदार सरोवर बांध जब बनाया गया तो बहुत बड़े मात्रा में क्या है, पेड़ों को काटा गया, और इसीलिए वहां की जो जनजातीय समाज थी उसने क्या है, इसका विरोध भी किया था, आंदोलन भी किया था, ठीक है। तो इनकी वजह से भी क्या, बड़े बड़े जो विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, उनसे भी क्या होता है बच्चों, या आप देख लो कि बहुत सारे हाईवेज जब बनाए जाते हैं तो भी क्या है, जंगलों को या पेड़ों को काटा जाता है। तो इनकी वजह से भी क्या है, वनों उन्मूलन हो रहा है, यानी वनों का नाश हो रहा है। तो देखो, बिजली के उत्पादन और पानी को जमा करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में बांध और जलाशय का निर्माण किया जाता है, वे वन भूमि के बड़े क्षेत्रों को जलमग्न कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये भी कारण है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, चलो अब औद्योगिक उपयोग के लिए कच्चा माल, जैसे हमने आपको बताया, जैसे आपने बताया, हमने बताया कि फर्नीचर उद्योग है, ठीक है, फर्नीचर उद्योग जैसे है बच्चों, इसके लिए क्या है बच्चों, कच्चा माल है, लकड़ी के जो उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल है बच्चों। देखो, बक्से बनाने के लिए लकड़ी, फर्नीचर, रेलवे स्लीपर, प्लाईवुड, माचिस, कागज उद्योग के लिए लुगदी आदि ने जंगलों पर जबरदस्त दबाव डाला है। असम के चाय उद्योग के लिए, चाय की पैकिंग के लिए प्लाईवुड की बहुत मांग है, जबकि जम्मू कश्मीर में सेब की पैकिंग के लिए देवदार के पेड़ की लकड़ी का बहुत उपयोग किया जाता है। अब देखो बच्चों, पैकेजिंग के लिए भी किया जा रहा है, मतलब फर्नीचर के लिए तो है ही, ये फर्नीचर उद्योग के लिए तो लकड़ी मिल ही रहा है यहां से जंगलों से, ठीक है, के लिए वन तो काटे ही जा रहे हैं। दूसरा, पैकेजिंग के लिए भी, चाय की पैकिंग के लिए बच्चों प्लाईवुड की मांग बहुत महंगी, असम की सेब की पैकेजिंग के लिए क्या है, देवदार के बच्चों पेड़ की जो लकड़ी है उसका उपयोग किया जा रहा है। तो इन सब कारणों से बच्चों क्या हो रहा है, वनों उन्मूलन हो रहा है। इन सब कारणों से क्या है मेरे लाल लालियों, वनों उन्मूलन हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उपनिवेशिक शासन के दौरान बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण क्या है बच्चों, देखो, उपनिवेशिक शासन के दौरान मतलब क्या है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटेन की सरकार ने जब भारत पर अपना कंट्रोल कर लिया था, उस समय वनों के कम होने का या वनों के उन्मूलन होने के क्या क्या कारण थे, ठीक है। तो हमें यह समझना है। देखो बच्चों, क्या हुआ जब 1600 ईस्वी में, ध्यान सुनना बच्चों, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, ठीक है, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, और जब भारत आई तो वो एक व्यापारी के रूप में भारत में आई थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसने क्या किया, भारत की राजनीतिक जो चीजें थी उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और उसने क्या किया, धीरे धीरे भारत को अपना गुलाम बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो, उसने क्या है, भारत के वनों पर भी अपना क्या है, कानून जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि जो किसी भी देश की जो सरकार होती है, उस देश की सरकार की ही संपत्ति होती है वन, और वो सरकार क्या है, उन वनों को नियंत्रित और संचालित कर सकती है। कौन उसका यूज करेगा, कौन उसका उपयोग करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सरकार बताएगी। और सरकार ने क्या किया, कुछ वन कानून बनाए, जैसे 1865 का एक कानून बना, 1878 में उसको संशोधित किया गया। तो ये कुछ वन कानून बनाए, इन वन कानूनों के माध्यम से क्या है, सरकार ने क्या है, वन को नियंत्रित और कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब उसी क्रम में क्या है, उन्होंने क्या है, वनों का काटना शुरू किया। अब उन्होंने क्यों वनों को काटना शुरू किया, देखो, खादान की खेती का विस्तार करना। बच्चों क्या है कि जब आबादी बढ़ रही थी, आबादी जब बढ़ रही थी तो क्या है बच्चों, खादान का बहुत सारे ऐसी फसलों का उत्पादन करना था
जो बहुत ज्यादा लोगों तक जा सके। दूसरा, ऐसी फसलों का भी उत्पादन करना जो क्या है, जिनका विश्व में जो बहुत ज्यादा मांग है या जिनकी मूल्य ज्यादा है, जो व्यापारिक फसलें जिसे कहते हैं, जैसे चाय है, जैसे कॉफी है, जैसे नील है, ठीक है, जैसे कपास है, ठीक है, ये जैसे जूट है, इन सब की क्या है विश्व में जो है मांग थी। अब इनके लिए क्या है उत्पादन करना है इनका। तो इसके लिए भी क्या किया गया बच्चों, खेती का विस्तार किया। किसने किया, किसने करवाया, ये ब्रिटिश सरकार करवाती थी भारतीयों से, ठीक है। एक तो ये काम है। देखो अब यूरोप में देखो चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। तो मैंने आपको बताया कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका यूरोप में या दुनिया के अन्य देशों में बहुत मांग थी। तो बच्चों क्या है, इन्होंने क्या है उन्हीं फसलों को उत्पादन करवाना शुरू किया भारत में, और उन्हें व्यापारिक फसलें कहा जाता है। ऐसी फसलों को क्या कहा जाता है बच्चों, व्यापारिक फसलें। जैसे गन्ना है, ठीक है, जैसे चाय है, जैसे कॉफी है, जैसे नील है, ठीक है, इन सब का क्या है बच्चों, इन्होंने उत्पादन करवाना शुरू किया। अब उनका जब उत्पादन करना है, इनके लिए बड़े बड़े बागान बनाने होंगे, और जब बागान बनाओगे तो क्या होगा, बड़े बड़े जंगलों को क्या है काटना पड़ेगा। तो उस क्रम में क्या है, इन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। अब देखो वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करके राज्य के राजस्व में वृद्धि करना। अब ये क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको क्या है अच्छे किस्म की लकड़ी जिनके देश में नहीं थी। अब उनके देशों में ये क्या करते थे, लकड़ी का निर्यात करते थे, पेड़ों को, जंगलों को कटवा कर। अब जब निर्यात करा रहे तो इनको क्या हो रहा था, ब्रिटिश सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही थी। जैसे आज भी भारत सरकार को क्या है, राजस्व की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए भी क्या है, इनको राजस्व की प्राप्ति है, ठीक है, इनका राजस्व, ठीक है। रेलवे का प्रसार बच्चों, रेलवे का क्या है, आप बच्चों आपको जानना चाहिए कि 1853 बच्चों, 1853 में बच्चों क्या है, भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछनी शुरू हुई। जब रेलवे बनना शुरू हुआ 1853 पहली बार, तो क्या हुआ, यहां पर ट्रैक बनाए जा रहे थे। तो ट्रैक बनाया जाता, ट्रैक में क्या है, लकड़ी का यूज किया जाता है। स्लीपर्स में क्या है, स्लीपर के रूप में क्या है, लकड़ी का यूज किया जा रहा था। तो उसके लिए भी क्या है, बहुत सारे जंगलों की क्या है कटाई की गई। रेलवे का बहुत तेजी से विस्तार हुआ, और लगभग 1880 तक आते आते बहुत बड़े मात्रा में क्या है, रेलवे का विस्तार हो चुका था, ठीक है, भारत में। ये पहली बार मुंबई में पुणे से थाने की और जो चलाई गई थी रेल, ठीक है, और 1853 में उसी से क्या हुआ बच्चों, उसमें भी लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा था। शाही जहाज के निर्माण के लिए बच्चों, जो ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, उस ब्रिटिश सरकार में जो लोग हुआ करते, जो शाही घराने के लिए थे, उनके लिए क्या है शिप बनाए जाते थे, क्योंकि वो दुनिया के अन्य देशों की यात्राएं करते थे, उनके लिए शिप बनाए जाते थे। अब वो शिप बनाए जाएंगे, जो पानी में चलने वाले जो जहाज हैं, उनमें क्या है वो लकड़ी के बने होते थे ज्यादातर, उनमें बहुत ज्यादा लकड़ी का यूज किया जा रहा था। अब जब इन लकड़ी का यूज किया जाता है, तो इसके लिए भी क्या है, ये लोग पेड़ों की कटाई कर रहे थे। तो इन सब कारणों से क्या है, उपनिवेशिक काल में क्या है बच्चों, वनों की कटाई हो रही थी। इन सब कारणों से पहला तो बच्चों क्या है, इनों का खादान की खेती के लिए बच्चों जनसंख्या बढ़ रही थी, यूरोप की, उसके लिए खादान चाहिए था, तो ये क्या है खेती का विस्तार कर रहे थे। दूसरा, जो व्यापारिक फसलें हैं जिनका क्या है दुनिया के अन्य देशों में बहुत ज्यादा मांग है, डिमांड है, वह उनकी खेती करवाना भारत में, जैसे मैंने आपको बताया चाय, कॉफी, ठीक है। तीसरा बच्चों आप देखो, वन भूमि को क्या है बच्चों, से क्या है बच्चों, उनको राजस्व की वृद्धि होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों को क्या है, ये भारत के अच्छे, जैसे देवदार है, अबनूस है, ठीक है, और ओक है, इन सबको क्या कर रहा था बच्चों, इन सबका व्यापार कर रहे थे ये। तो इससे क्या है राजस्व की वृद्धि हो रही थी। रेलवे का विस्तार कर रहे थे, तो रेलवे के विस्तार क्रम में क्या है, इन्होंने क्या है बच्चों, स्लीपर्स लगते थे, उसमें जो स्लीपर्स बनाए जाते थे, जो ट्रैक्स में लगाई जाती लकड़ी, उसके लिए क्या बच्चों, इन्होंने क्या है जंगलों की कटाई की, ठीक है। फिर शाही घरानों के लिए बच्चों इन्होंने जहाज बनाए, ठीक है, पानी के जहाज बनाए, उनमें क्या है लकड़ी का प्रयोग होता था। ये भी क्या है, इसके कारण भी क्या है लकड़ी की कटाई की गई। तो ये कुछ 4-5 कारण है, इनको आपको समझना है, ठीक है। क्लियर है बात ये, तो आप इसको भी क्या है बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम आगे बढ़े। अब देखो वन प्रबंधन, अब इन्होंने किया क्या बच्चों, इन्होंने वन प्रबंधन करना शुरू किया। कैसे वन प्रबंधन शुरू किया बच्चों इन्होंने, तो इन्होंने बच्चों क्या किया कि जो वन में रहने वाला, क्योंकि वन बहुत लाभदायक था, इनको राजस्व की प्राप्ति हो रही थी, और बहुत सारी चीजों से वनों से क्या है इनका लाभ हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, वन को प्रबंधित करना शुरू किया, वन को क्या है नियंत्रित करना शुरू किया। बच्चों समझना है बच्चों, जैसे आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाता हूं। जैसे जब भारत में ब्रिटिश सरकार से पहले जब हमारे यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्य काल हो, जब प्राचीन काल और मध्य काल में जो भारतीय राजा हुआ करते थे या मुस्लिम राजा हुआ करते थे, तो बेसिकली जो वन होती थी ना, वन जो संपत्ति, वन हो चाहे बंजर भूमि हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, ये सब राजा की भूमि माना जाता था। माना जाता था कि राजा ही इसका मालिक है, ठीक है, राजा इसका मालिक है। लेकिन इसका उपयोग हर कोई कर सकता था, किसी को मनाही नहीं थी। किसी को लकड़ी लेने जाना है तो वो जंगल से लकड़ी ला सकता है। जो जंगल में जो जनजाति समाज रह रहा, वो अपने उपयोग के अनुसार उस लकड़ी का उपयोग कर सकता था, जंगल का उपयोग कर सकता था।
सरकार या राजा लोग जो थे उन पर अपना नियंत्रण नहीं लगाते थे, उन्हें नहीं, उनको जरूरत होती थी तो वो जाके जंगल से हाथी पकड़ के ले आते थे, वो जाके जंगल से लकड़ी कटवा कर ले आते थे, वो जाकर जंगल में शिकार कर लेते थे, वो अपने उपयोग के लिए करते थे और वो अपने उपयोग के। लेकिन जो राजा महाराजा थे उन्होंने जनजातीय समाज पर किसी तरीके कोई नियंत्रण नहीं लगाया। हालांकि ये सब भूमि जो है राजा की हुआ करती थी, चाहे वो वन हो, चाहे वो प्रतिभूमि हो, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, ये सब किसकी हुआ करती थी? राजा की हुआ करती थी। राजा लेकिन उसका उपयोग उस देश में या उसकी जितनी भी जनता थी वो सब उसका उपयोग कर सकती थी, किसी को मनाही नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार भारत में आई तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इन सब चीजों पर क्या है अपना नियंत्रण स्थापित करने शुरू किया। उन्होंने कहा क्योंकि ये जो वन होते हैं, पर्वत होते हैं, जो प्रतिभूमि होती, ये सरकार की भूमि, और सरकार की भूमि है तो सरकार इनको क्या करेगा? प्रबंधित करेगा, नियंत्रित करेगा और इनको अपने तरीके से संचालित करेगा ताकि दूसरे लोग इसका क्या है दोहन न कर सके। तो जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने यहां पर क्या किया, यहां पर कुछ नियंत्रण की नीतियां अपनानी शुरू कर दी जंगलों को नियंत्रित करने के लिए। इसी को क्या कहते हैं? वन प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? वन प्रबंधन कहते हैं। क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़े, अब हम पढ़ते हैं। देखो, अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। ये इनकी चिंता विंता कुछ नहीं थी, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ठीक है। ये इनकी कोई चिंता विंता नहीं थी। चिंता ये थी कि ये लोग अगर इसको करेंगे, अगर इसको नियंत्रित नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पेड़ों को कंट्रोल करना था, पेड़ों से इनको आय मिल रही थी, जंगलों से इनको आय प्राप्ति हो रही थी, ठीक है। इस वजह से क्या है, ये कंट्रोल करना चाह रहे थे, ठीक है। ये बाकी सब लाइन झूठी है, ठीक है, ये लाइन झूठी है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, डायट्रिच बेंड्रिस एक अधिकारी है, ठीक है, डायट्रिच बेंड्रिस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया, ठीक है। ये एक अधिकारी भी है और ये जर्मनी में क्या है, वन के बारे में जानने वाला एक विशेषज्ञ। इसको क्या है, इसको भारत बुलाया, किसने? ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया। कौन है बच्चों देश का? भारत के देश का पहला वन महानिदेशक कौन है बच्चों? डायट्रिच बेंड्रिस। अजीब सा नाम होता है तो बोले नहीं जाता, डायट्रिच बेंड्रिस। यहां राहुल सुनील बहुत है ना। डायट्रिच बेंड्रिस देश का। चाइना में चले जाते तो और जवान टेढ़ी हो जाए हमारी, है ना। हम लोगों की एक ही जैसे नाम लगते हैं, किंग जुंग बुंग, है ना, ऐसे नाम होते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका नाम है, ठीक है। किसी में चा लगाना, किसी में चा नहीं लगाना, की लगाना, की नहीं लगाना। यहाँ तो स्पष्ट नाम होते हैं, राहुल सुनील, इस तरीके से नाम होंगे, है ना, रमेश सुरेश, अलग एकदम। चाइना में तो एक ही जैसे सब चाइनीज, ठीक है। तो वही चीज है। तो डायट्रिच बेंड्रिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला महानिदेशक बनाया। वन को प्रबंधित करना था, वन को पूरी तरीके से कंट्रोल करना था अपने अंग्रेजों ने। इसलिए क्या किया, अंग्रेजों ने एक जर्मन विशेषज्ञ बुलाया जो वन के बारे में अच्छे से जानता था, जिसका नाम था डायट्रिच बेंड्रिस। उसको क्या किया, उसको बुलाया, उससे मशवरा किया और उसको क्या किया, उसका देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त कर दिया। और उससे क्या है, कहा कि आप मुझे कुछ सलाह दो, आप मुझे कुछ सलाह दो ताकि क्या है हम वनों को क्या है नियंत्रित कर सकें, उनको प्रबंधित कर सकें, ठीक है। क्योंकि ये भारत के असभ्य लोग, ये भारत के नीच लोग, ये यही कहते थे, वो अंग्रेज लोग यही कहते थे, ये भारत के असभ्य लोग हैं, नीच लोग हैं, ये क्या है, ये संसाधनों का, ये वनों का दोहन कर देंगे, ये खत्म कर देंगे वन को। अरे भाई, हम वनों को खत्म नहीं करेंगे। हमारा जो वो समाज था, जो जनजाति समाज था, या हम लोग जो थे, वो हजारों सालों से उन वनों का उपयोग कर रहा था, वनों का आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही तुम आए, हमने भारत को तो लिद्दड़ बना ही दिया, तुम लोगों ने भारत को तो गरीब कर ही दिया, भारत के संसाधन भी मिटा के रख दिए, ठीक है। एक नंबर के लालची लोग हैं ये, ठीक है। इनको आने मत दिया करो भारत में, मुझे नफरत होती है इनसे, ठीक है। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूं। मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था, तो मैं उस समय प्रिपरेशन मैंने शुरू ही की थी। तो मतलब ऐसे ही हम लोग क्लास ले रहे थे, हिस्ट्री उसकी क्लास थी, क्या कहते हैं, सोशोलॉजी की। तो मैम पढ़ा रही थी, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान, जिसको समाज शास्त्र कहते हैं, उसकी क्लास थी, तो उस मैम पढ़ा रही थी सेकेंड ईयर में। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैम ऐसे हम लोग चर्चा कर रहे थे ऐसे ही। तो हमारी मैम ने बोला कि बताओ, अच्छा जैसे आप जब आप लोग खूब पैसा कमाने लगोगे, जब आपकी जॉब अब लग जाएगी, तो आप लोग कहाँ घूमने जाना चाहोगे? तो कोई कह रहा है कि मैं क्या कहते हैं, यहाँ जाना चाहूँगा, थाईलैंड जाना चाहूँगा, कोई कह रहा है कि मैं अमेरिका जाना चाहूँगा, तो कोई कह रहा है कहीं न्यूयॉर्क, यूरोप के कई देशों के नाम, जर्मनी सब बता दिया उन्होंने, रसिया वसिया सब जगह, है ना। तो मुझसे जब पूछा तो मैंने कहा कि मैं कहीं घूमने नहीं जाने वाला हूँ,
मैं खूब पैसा कमाऊंगा तो मैं भारत का भ्रमण करूंगा, अपने भारत को समझूंगा। ठीक है, फिर भी मैम ने ज्यादा जोर देकर मुझसे कहा कि नहीं नहीं बताओ, अगर मान लो किसी देश को तुमको जाने का मौका मिल जाए, कोई तुमको बाहर भेज दे कि उस देश जाना चाहो, कोई विदेश का दोस्त, तो मैंने कहा कि मैम मैं ब्रिटेन जाना चाहूंगा। तो पूछा क्यों ब्रिटेन आप जाना चाहोगे? तो मैंने कहा मैं ये देखना चाहता हूं मैम कि जो ब्रिटेन के लोग जो हमको लूट कर ले गए हैं, उन्होंने क्या बना लिया, ऐसा क्या विकसित कर लिया, कितना लूटा हमारे देश को और अपने देश को कितना विकसित कर लिया। ठीक है, मैंने ये जवाब दिया तो सब लोग हंसने लगे। ठीक है, तो वही मेरा मानना है कि मैं अगर कभी मुझे मौका मिले ब्रिटेन जाने का तो मैं देखूंगा उन्होंने जो लूटा है हमारे देश को, उस देश की लूट, हमारे देश की लूट से उन्होंने कितना बनाया अपने देश में, ठीक है, कितना विकसित किया। ठीक है, तो वही चीज है, इसलिए मैं कहता हूं चोर लोग हैं। आगे बढ़े बच्चों, वन प्रबंधन। भारत का पहला वन महानिदेशक कौन था बच्चों? बेंड्रिस डाइटरिच। ठीक है, देखो मेरे से नाम नहीं लिया जा रहा है, डाइटरिच बेंड्रिस, मेरे से तो नाम नहीं लिया जा रहा है, तुम सोच लो ये जर्मनी का था। डाइटरिच बेंड्रिस को भारत का पहला वन महानिदेशक बनाया गया। अब इसने देखो क्या बच्चों, इसने कुछ सलाह दिया, इसने कुछ क्या है, अंग्रेजी सरकार को कुछ मशविरा दिया। क्या मशविरा दिया? बेंड्रिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। उसने ये महसूस किया, उसने कहा कि संरक्षण करना होगा विज्ञानों, जो भी वन में संरक्षण है उनके लिए क्या है, लोगों को प्रशिक्षित करना होगा, और जंगलों के प्रबंधन के लिए क्या है, व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। और इसके लिए उसने क्या करना शुरू किया, पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकता। देख लो, ये बला लेकर आ गया, एक ऐसा आइडिया दे रहा है जिसको भारतीय समाज हजारों साल से फॉलो कर रहा है, लेकिन आज तक जंगल कभी खराब नहीं हुए, जंगल कभी नष्ट नहीं हुए। लेकिन यह कह रहा है कि जंगलों को बचाना है तो क्या करना है, पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को क्या है, लकड़ी के उत्पादन से आरक्षित किया जा सकता है। मतलब विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला काम है। देखो, इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। एक तो ये भी कह दिए, क्या करना होगा, क्या होगा बच्चों, उनको अगर किसी ने भी ये जो आदेश जो पारित किया जाएगा, महिष्मति साम्राज्य वाला जो आदेश पारित किया जाएगा, जो ब्रिटिश सरकार वाला जो आदेश पारित किया जाएगा कि कोई भी जंगलों में पशु चारण नहीं करेगा, और अगर कोई करते हुए पाया गया तो उससे क्या है, जुर्माना लगेगा, उसको दंड देना होगा। तो ये सब क्या है, एक महानिदेशक है हमारे देश में, डाइटरिच बेंड्रिस, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ये सब मशवरे दिए, किसको दिए, ब्रिटेन सरकार को, ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, ये बच्चों पढ़ लो इसको, सॉरी इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, आज इनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, इनको जलील करके भेजेंगे इस चैप्टर से अंग्रेजों को। दोबारा कभी ये हमारी अगर वीडियो देखेंगे ना तो ये कहेंगे ये मास्टर बहुत खफा है हम लोगों से। ठीक है, चलो अब इसके लिए इन्होंने और क्या किया बच्चों, वनों को प्रबंधित करने के लिए, तो वनों को प्रबंधित करने के लिए बेंड्रिस ने क्या दिया, 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। ये एक अच्छा काम कर दिया, चलो ठीक है, चलो, लेकिन ये किया किसके लिए, अपने लिए किया बच्चों, हमारे लिए नहीं किया था। इनकी ये आशा ही नहीं थी कि हम भारत को कभी छोड़कर जाएंगे, इन्होंने तो आजीवन भारत में रहने का ठान लिया था, ये तो सोच के आ रहे थे, इसीलिए तो इतने सुधार कर रहे थे कि कैसे भी करके बस हम भारत को कंट्रोल करके रखें। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय वन सेवा की क्या है बच्चों, स्थापना कर दी। कब, 1864। पूछा जाएगा आपसे, भारतीय वन सेना की भारतीय वन सेना नहीं, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो 1864 में किसने सलाह दी थी बच्चों, डाइटरिच बेंड्रिस ने। नाम इतनी बार ले लूंगा ना कि तुमको क्लास में याद हो जाएगा। डाइटरिच बेंड्रिस ने क्या, कौन था भारत का पहला वन निदेशक था, डाइटरिच बेंड्रिस ने ही 1864 में भारतीय वन सेना की स्थापना करवाई। उसी ने क्या किया, 1906 में देहरादून में क्या है, एक बच्चों क्या है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खुलवाया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खुलवाया, कहां, 1906 में, कहां, देहरादून में। तो ये सब काम क्या किया उसने, वनों के प्रबंधन के लिए किया। देखो, और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने से सहयोग दिया। इसने क्या किया, वन कानून बनाया। क्या कानून बनाया, अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसको, तो अभी मैं इसका सिर्फ बता रहा हूं कि भारत में एक 1865 में वन कानून बना। फिर क्या किया, देखो 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूछा जाएगा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो देहरादून में। कब बनी, तो 1906 में। किसके मशवरे से, किसकी सलाह से बच्चों, किसने बनवाया था ये, तो डाइटरिच बेंड्रिस ने। इतनी बार डाइटरिच बेंड्रिस का नाम लूंगा तुमको याद हो जाएगा कि स्थापना की गई जहां वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। अब वैज्ञानिक वानिकी क्या है, मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे। देखो, 3 डेटे मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। एक डेट तो मैंने ये बताई कि क्या किया 1864 में। देखो अगर आप बात करें तो यहां पर देखो 1864 में क्या हुआ बच्चों, 18 जब वो आया, उसको डाइटरिच बेंड्रिस क्या है, भारत का महानिदेशक बना। उसके बाद उसने क्या किया,
उसने पहली बात यह की, उसने भारतीय 1864 में भारतीय वन सेना की शुरुआत करवा दी, पहली बात यह की। दूसरा, उसने 1865 में भारतीय वन कानून लेकर आया। तीसरी बात उसने क्या की, 1906 में देहरादून में क्या किया बच्चों, इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्या है उसने स्थापना कर दी। और यहां से क्या है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम। ये बात समझ में आ गई, और इसको लिख लो, सॉरी लिखना नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फट से हम आगे बढ़ते हैं। अब वैज्ञानिक वानिकी के बारे में समझेंगे बच्चों। वैज्ञानिक वानिकी क्या है बच्चों, मतलब ये बच्चों एक वनों को प्रबंधित करने का एक तरीका है, जिसमें किया क्या जाता है बच्चों, जिसमें क्या किया जाता है, मतलब जैसे जो जंगल है, ध्यान सुनना बच्चों, वैज्ञानिक वानिकी का मतलब क्या, जैसे जंगल है, अब जंगल में तो विभिन्न विभिन्न तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, विभिन्न विभिन्न तरीके के, उसमें आम भी होगा, बरगद भी होगा, पिपल भी होगा, नीम भी होगा, कड़वा भी होगा, मीठा भी होगा है कि नहीं, और क्या होगा बच्चों, करेला का पेड़ भी होगा, पेड़ नहीं होता उसकी तो बेल होती है, करेले की तो बेल होती है, ठीक है। मतलब दुनिया भर के पेड़ पौधे आप जानते होंगे, बरगद, बहुत सारे देवदार, ओक, दुनिया भर के पेड़ पौधे थे। जंगल में तो मिश्रित पेड़ है, मतलब जंगल क्या है, मिश्रित पेड़ों का एक समूह हो गया मान लो। लेकिन जब वानिकी की जाती है, जब सामाजिक वैज्ञानिक वानिकी की जाती है, तो क्या होता है, किसी एक जगह पर क्या होता है, एक ही किस्म के क्या है पेड़ लगा दिए जाते हैं, एक ही किस्म के क्या है पेड़ एक कतार में लगा दिए जाएंगे, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, वैज्ञानिक वानिकी। अब बताओ ये कौन सी वैज्ञानिक वानिकी है, ये तो लाभ के लिए की जाने वाली खेती है ना। और सुनो बच्चों, कौन से पेड़ वैज्ञानिक वानिकी की तरह तहत लगाए जाते थे, वो पेड़ जिनका क्या है दुनिया के अन्य देशों में व्यापार किया जा सके, दुनिया के अन्य देशों को बेचा जा सके। जैसे बच्चों देवदार के पेड़ लगाए जाते थे, जैसे लिपस्टिक के पेड़ लगाए जाते थे, जैसे महुआ के, सॉरी महुआ देसी शराब, महुआ नहीं पीते थे अंग्रेज लोग, थोड़ा अपने आप को रॉयल समझते थे, लेकिन अंग्रेजों ने महुआ भी पिलाई इनको, महुआ पिला पिला के मारा इनको, ठीक है। महुआ का पेड़ नहीं लगाते थे, महुआ पिला पिला के मारा इनको, ठीक है। अंग्रेज लोग महुआ भी पीना सीख गए थे, ठीक है, इसलिए बहुत सारे अंग्रेज यहीं रह गए हैं, क्योंकि वो उनको महुआ की लत लग गई थी, ठीक है, उनको महुआ की लत लग गई थी, इसलिए वो यहीं रह गए, ठीक है। महुआ छोड़ के जाने वाले नहीं है भारत, ठीक है। तो बहुत दुनिया भर के मतलब पेड़ लगाए। अब लेकिन सामाजिक वानिकी में क्या था, उन पेड़ों की कटाई करके क्या कर दिया जाता है, एक किस्म के पेड़ की क्या है वहां पर खेती की जाती है। मैंने आपको बताया जैसे जो भी महंगे पेड़ है जिनका व्यापार किया जा सकता है, जो कि दुनिया के अन्य देशों में जिनकी मांग है बच्चों, ठीक है, ये किया जाता है। तो आप देखो 1906 में, ये तो आप पीछे पढ़ चुके, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जहां वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती थी, ये मैंने आपको बताया। अब देखो वैज्ञानिक वानिकी की क्या है, एक ऐसी पद्धति जिसमें प्राकृतिक वनों की कटाई करके, प्राकृतिक वन मतलब जिनमें जो मिश्रित तरीके से जो पेड़ पौधे थे, प्राकृतिक वनों की कटाई करके उसके स्थान पर कतारबद्ध तरीके से एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाते हैं, एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाते थे। एक ही प्रजाति, मैंने बताया कि अब देखो वन होता है बच्चों, प्राकृतिक जो वन है उसमें तो अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं ये लोग, और प्राकृतिक पेड़ों की कटाई करके क्या है उसमें एक ही प्रजाति के लगेंगे, तो यूपी लिपस्टिक के ही लग जाएंगे, देवदार के ही लग जाएंगे, चंदन के ही लग जाएंगे, बस वही लगेंगे और कतार में लगा दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज यह पद्धति पूर्णतः अवैज्ञानिक सिद्ध हो गई। देखो मैंने बताया ना, अंग्रेज अपने लाभ के लिए कर रहे थे, लालची लोग, ठीक है ना, लालची लोग और चिरकुट लोग थे ये लोग, इन्होंने अपने लाभ के लिए किया। ऐसा नहीं कि हमारे वन को प्रबंधित करना, मैं आपको बताते चलूंगा कि ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे थे। क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि भाई पेड़ों की कटाई करके वहां पर क्या है देवदार का पेड़ लगाएंगे, वहां पर चंदन का पेड़ लगाएंगे, क्योंकि लिपस्टिक का पेड़ लगाएंगे, वहां पर साखू का पेड़ लगाएंगे, वहां पर क्या कहते हैं शीशम का पेड़ लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वो लकड़ियां में उनसे उनके फर्नीचर का भी यूज होता है, उनका दुनिया के अन्य देशों में निर्यात कर सकते हैं, तो ये इसलिए कर रहे थे। अब जो डाइट्रिस बेंड्रिस था, अब वो सोचो वो पूरी तरीके से बनिया वाला बुद्धि लेकर आया था, है ना, समझ लो। आगे बढ़ जाए, चलो इसको बच्चों क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ जाएं। अब देखो वन अधिनियम, वन अधिनियम कब आया बच्चों, तो मैंने आपको बताया 1865 में, 1865 में फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए। कौन, अंग्रेज। कौन लेकर आए बच्चों, अंग्रेज लेकर आए, है ना। 1865 में क्या हुआ बच्चों, अंग्रेज क्या है फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए, यानी वन अधिनियम लेकर आए, ठीक है। अब देखो 1865 में पहला वन अधिनियम बनाया गया। अब ये बात याद रखना है बच्चों, पहला वन अधिनियम कब आया था भारत में, तो 1865 में। अब देखो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उनसे पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत वनों को, भारतीय वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था या 3 भागों में बांटा गया था, तो बहुत सारे बच्चे 1865 लगा देते, दे ताली, है ना, दे ताली कर देते हैं वो लोग। लेकिन ऐसा नहीं करना बच्चों, इसी 1865 का जो अधिनियम था इसको क्या किया गया, बाद में 1878 में संशोधन किया गया, इसका संशोधन किया गया, संशोधित करके क्या है उसको संशोधित करके क्या है उसमें
एक और क्लॉज जोड़ा गया और उसको कहा गया बच्चों, उसमें एक क्लॉज ये जोड़ा गया कि जो भारतीय वन है उनको 3 भागों में बांटा जाए। अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय वनों को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, बांट दिया। तो अब बांटा तो क्या किया, किस तहत, अधिनियम के तहत, तो 1878 के अधिनियम की तहत, ठीक है, तहत जंगल को 3 श्रेणी में बांटा गया। कौन सा, देखो, एक आरक्षित वन। आरक्षित वन का मतलब होता है बच्चों रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व, रिजर्व मतलब क्या होता है, जहां पर कोई नहीं जा सकता। कोई मतलब कोई नहीं, कोई मतलब कोई नहीं, सिर्फ अंग्रेज जा सकते हैं। सुरक्षित का मतलब प्रोटेक्टेड एरिया, यहां पर कुछ कुछ गतिविधियां की जा सकती। ग्रामीण मतलब जो गांव के आस, जहां पर लोग जाकर रह सकते हैं, ये इलाके। तो क्या हुआ, इन्होंने पूरे इस वन अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, पूरे भारतीय वन को 3 भागों में बांट दिया, सुरक्षित वन, आरक्षित वन और ग्रामीण वन। सुरक्षित वन, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, ग्रामीण वन। अब देखो, सबसे अच्छे वनों को आरक्षित वन कहा गया। सबसे अच्छे वन कौन से, जो ज्यादा फायदा देते हो, जहां से ग्रामीण अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले जा सकते थे, कुछ भी नहीं ले जा सकते थे और कुछ भी नहीं ले सकते थे। आरक्षित वन, सुरक्षित वन का आरक्षित वन का, या जिसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, उसका मतलब है कि जहां पर किसी भी तरीके कोई भी जो लोकल लोग हैं वो कोई भी गतिविधियां नहीं कर सकते, उसमें कोई भी नहीं जा सकता, ना तो पशुचारण के लिए, ना लकड़ी लेने के लिए, कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह है। लेकिन बच्चों, मकान बनाने के लिए या ईंधन बनाने के लिए वे सिर्फ सुरक्षित या ग्रामीण वन से ही बच्चों क्या है, लकड़ियां ले सकते थे, वह भी अनुमति लेकर। इन वनों से भी बच्चों, अगर उनको, गांव वालों को या जनजातीय समाज के जो लोगों को, अगर उनको लकड़ी चाहिए घर बनाने के लिए और या अदर काम के लिए, तो वो जा सकते थे, ले सकते थे। लेकिन उसके लिए भी क्या है, अंग्रेजी जो अफसर हुआ करते थे, वन अधिकारी जो हुआ करते थे, उनसे क्या है, परमिशन लेनी पड़ती थी। ये सोच लो, इस तरीके से इन्होंने क्या है, पूरी तरीके से वनों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ें। चलो आगे आते हैं। वन कानूनों का प्रभाव क्या बच्चों, वन कानूनों का इतना बुरा प्रभाव हुआ बच्चों कि बाद में अंग्रेजों को उसका क्या है, खामियाजा भुगतना पड़ा। खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ा कि जो भी जनजातीय समाज था ना, उसने रिबेलियन कर दिया, विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के मारा है मतलब। लेकिन बेचारे दबा दिए गए, क्योंकि वो तो भैया, अब आप सोचो, एक से सोचो, आज जैसे आपको मान लो, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो भारतीय जैसे जनजातीय समाज में एक कोई जगह है, वहां के लोग विद्रोह कर दें, ठीक है, अब, और भारत की जो सेना है उसको दबाना है, तो भारतीय सेना के पास क्या बच्चों, एकदम आधुनिक हथियार है। अब उनके पास क्या बच्चों, वो तो पुराने आदिम समाज वाले समाज के से हैं, बिलोंग करते हैं। वो क्या बच्चों, हसिया, बेलछा, तीर धनुष, ठीक है, यही लेके चल रहे हैं। अब वो फेंक के मारेंगे या इंसान के पास में आए तभी मार सकते हैं। लेकिन मान लो जो और लोग हैं, जो आधुनिक सेना है, वो क्या करती है, वो गोली से मार सकती है। तो अंग्रेजों के पास क्या था बच्चों, आधुनिक हथियार थे, और उनके पास क्या थे बच्चों, आधुनिक हथियार नहीं थे। इसलिए क्या हो, उनका विद्रोह को क्या है, दबा दिया गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भारतीय समाज की जो भारतीय सेना है वो उनके पास चल रही है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा था, जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, दिल पे नहीं लेना है। मैं सम्मान करता हूं अपने देश के हर एक व्यक्ति को, इस देश में अपने तरीके से जीने का, रहने का, खाने का, पीने का और मजे से रहने का अधिकार है, ठीक है, उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और हमारी जो सेना है बहुत संवेदनशील सेना है, किसी पर मतलब आप कह लो कि किसी पर कोई चीज थोपती नहीं है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती है, किसी से जबरदस्ती नहीं करती, प्यार से रहने वाले हम भारतीय लोग हैं। और हम भारतीय लोग दुनिया के अन्य देशों को शरण दिया है, हम लोग, हम अतिथि देवो भव की संस्कृति से परिभूत हैं, है ना, उसको हम मानते हैं, ठीक है। तो हम किसी को पर अत्याचार करने के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। और जब हम दूसरे देश प्रजातियों को, विदेशियों को जब हम अपना बना सकते हैं, तो हम अपने लोगों के साथ कैसे अत्याचार कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वन कानून का प्रभाव क्या बच्चों, वन कानूनों के प्रभाव ने क्या किया, जो जनजातीय समाज में रहने वाले जो लोग थे उनके रोजमर्रा के जीवन को क्या है, बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, प्रभावित किया। जैसे अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद मूल निवासी क्या है बच्चों, जो वन में रहने वाले जो निवासी, ठीक है, कि लगभग सभी रोजमर्रा की गतिविधियां अवैध हो गई। अवैध कैसे हो गई बच्चों, तो अवैध मतलब क्या है, वहां वो नहीं जा सकते। जैसे अपने घरों के लिए लकड़ी काटना, शिकार करना, ठीक है, मछली पकड़ना, अपने मवेशियों को चराना, शहद इकट्ठा करना, फल और जड़े इकट्ठा करना, महुआ आ गया, यही है महुआ, है ना, महुआ यही है। और अन्य वन उत्पादों का संग्रह करना, ये क्या बच्चों, ये जो जनजातीय समाज था, इन्हीं पर उनकी जीविका चलती थी। वो जंगल ही उनका सब कुछ था, जंगल ही उनका जीवन था, एक तरीके से कह लो जंगल ही उनका जीवन था।
हम लोग कहते हैं जल जीवन है, उनका जंगल जीवन था। जंगल ही उनकी अर्थव्यवस्था का, उनकी रोजी रोटी का, उनकी जीविका का, उनके रहन सहन का सब कुछ जंगल ही प्रदान कर रहा था। और इन्होंने क्या किया बच्चों, जंगल को अधिनियम कानून लगाकर क्या है, जंगल में जाना प्रतिबंधित कर दिया। तो अब इनको क्या है, इनको शहद इकट्ठा करना, शिकार करना, खाने के लिए शिकार करते थे ये लोग, ठीक है, कंदमूल फल इकट्ठा करना, महुआ, भाई सोमरस भी चाहिए ना, टेंशन में ये लोग भी रहते थे कभी कभी, तो इन लोग को भी भैया महुआ चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रतिबंधित हो गई, यहां लोग नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, ये सारी गतिविधियां नहीं कर सकते थे, ये समस्या आ गई। उन्हें सरकारी निगरानी में कारखानों, खदानों और बागानों में काम करने के लिए क्या है बच्चों, मजबूर किया गया, ठीक है। अब उनको और क्या किया, जबरदस्ती, जो ट्राइबल समाज के, जो जनजाति समाज के जो लोग थे, उनसे जबरदस्ती क्या है, उद्योगों, खदानों, कारखानों में क्या है, अंग्रेजों ने क्या है, काम करवाया। और अंग्रेज उनसे क्या है, बेगार करवाते थे, काम के बदले में कुछ नहीं देते थे, कोई पैसा नहीं देते थे, उसको क्यों बेगार कहते हैं। बेगार का मतलब क्या होता है, जब काम के बदले कोई पैसा ना दिया जाए उसे बेगार कहते हैं। एकदम बिहारी भाषा में समझो, जब काम के बदले में बिल्कुल 1 रुपया ना दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेगार, ठीक है। बिना आमदनी के क्या है, जब काम कराया जाता है उसको कहते हैं बेगार, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गई, उनसे ये कराया गया, तो ये समस्याएं आई पहले, वन कानून का ये प्रभाव पड़ा, उनकी जीविका पर ये प्रभाव पड़ा बच्चों। तो आगे बढ़े, चलो अब देखो, मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरवा, कराचा, येरुकुला, ये क्या है बच्चों, ये जनजातियां हैं, केरवा, ठीक है, कोरवा, सॉरी कोरवा, कराचा, येरुकुला, ठीक है, ये जनजातियां हैं। जैसे कई पशुपालक और खानाबदोश समुदायों ने अपनी आजीविका को खो दी, ठीक है, आजीविका खो दी। उनमें कुछ को आपराधिक जनजातियां कहा जाता था। आपराधिक जनजातियां कहा जाने लगा, क्यों कहा जाता, क्योंकि ये लोग क्या है, चोरी छुपी कुछ ना कुछ किया करते थे। जैसे कोरवा है, कराचा है, एरुकुला है, जनजातीय जो लोग, ये लोग क्या करते थे, चोरी छुप के जंगल में घुस जाते थे, लकड़ी बीन लाते थे, पशु चरा लेते थे। तो इसीलिए क्या है, इनको आपराधिक क्या है, जनजाति कहा जाने लगा। इनको मतलब ये कहा जाना कि ये लोग अपराधी हैं और इनको टारगेट किया जाता था, इनको देखते ही क्या इनको भगाने का निर्देश था, ठीक है, तो ये कहा जाने लगा। अब देखो, लोग अब जंगलों में लकड़ियां चुराने के लिए मजबूर थे। देखो मैंने बताया लोग क्या करते थे, मजबूर है भाई, क्योंकि उनकी जो हजारों सालों से वो जंगल पर निर्भर है, जंगल ही उनकी जीविका का स्रोत है, जंगल ही उनके रहने का स्रोत है। अब आप जंगल से जब उनको प्रतिबंधित कर दोगे तो एक दिन में सारी चीजें नहीं बदल जाती ना बच्चों। आप कानून तो एक दिन में बना के पास कर दिए, लेकिन उनको तो हजारों साल से वो परंपरागत समाज था, हजारों साल से उसको वो सारी चीजें जंगल प्रदान कर रहा था। अब आप एकदम से मना कर दो, कैसे हो सकता है। और आपने ऐसा नहीं कि जंगलों पर कानून बनाकर कुछ थोपा तो उनके लिए कुछ कर दिया हो, वन समाज में जो रहने वाले लोगों के लिए कुछ करा हो, उनके लिए रहने घर दिया हो, अच्छे काम के बदले पैसा दिया हो, उनको क्या है आपने खाना दिया हो, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं किया आपने बस बोल दिया कि नहीं कर सकते आप लोग। अब लोग कहां जाए लोग, तो ये क्या करते थे, मजबूर थे, चोरी चुपके में लकड़ी चुराना, अगर ठीक है चुराते थे, पशु को चराने भी जाते थे, ठीक है, पेड़ों की काट कर वो उनको बेच भी देते थे, तो ठीक है जाते थे। और भी अगर पकड़े जाते थे तो वन रक्षकों की दया पर निर्भर होते जो उनसे रिश्वत लेते थे। और क्या होता था, अंग्रेज भी चोर होते थे। अंग्रेज इतने चोर इंसान थे भाई, इतनी चोरी की है भारत की ना, मैं कभी माफ नहीं कर सकता उनको, मरते दम तक उनको माफ नहीं करूंगा मैं उनको, ठीक है। आकर कोई अगर अंग्रेज माफी भी मांगेगा ना तब भी माफ ना करूं, समझो, मतलब इतने, आप सोच लो ना, वनों की चलो ठीक आप रक्षा करने, लेकिन आप क्या करते थे, अगर कोई रिश्वत दे रहा तो आप वनों में जा सकते हो, वनों काट सकते हो, हाँ ये तुम्हारी ईमानदारी, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल ये वाले कांस्टेबल नहीं जो बाहर खड़े रहते, ये नहीं, ये वन रक्षक थे। और वन रक्षकों द्वारा लोगों से मुफ्त भोजन की मांग कर उन्हें परेशान करना भी आम बात थी। मतलब जो वन रक्षक थे, जो पुलिस कांस्टेबल थे, ये लोग क्या करते थे, जो जनजातीय समाज था उनसे क्या मुफ्त में खाना खाते थे। उनके एक तो उनको घर से निकाल दिए, ठीक है, दूसरा उनको काम नहीं दे रहे हो, उनसे मुफ्त में काम करवा रहे हो, और फिर उनके यहां घर में क्या है, खाना भी खा रहे हो, और साथ में क्या है, कभी कभी ये इनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। आगे मैं बताऊंगा, विद्रोह में जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा विद्रोह, ठीक है। मतलब आप ये सोचो कि इनकी महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार करते थे लोग, ठीक। और वही एक कारण था बच्चों, सबसे बड़ा कारण था कि जनजाति समाज ने हथियार उठा लिया। जंगल में रहने वाला शांत समाज क्या है, वो उग्र बन गया जब उसकी महिलाओं को क्या है, इन लोगों ने उनके साथ क्या है, दुर्भाव करना शुरू कर दिया, उनके साथ अत्याचार करना शुरू किया, उनका बलात्कार करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने हथियार उठा लिए, ठीक है। अभी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ली इसकी, आगे बढ़े। अब देखो, ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने वाली महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से चिंतित थी। देखो मैंने आपको बताया ना, ये जो पुलिस अधिकारी होते थे, ये लोग क्या है, उसके साथ उनके साथ मिसबिहेव करते थे, मतलब दुर्व्यवहार करते थे, तो इनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब प्रभाव पड़े किस पर, वन कानून की वजह से जनजातीय समाज पर। दुनिया में मतलब आप देखो कि
और किसी लोगों को इतनी दिक्कत नहीं हुई, जो जो आम लोगों थे, जो जंगल से बाहर रह रहे थे, उनको ये समस्या नहीं थी, लेकिन जंगल में रहने वाले लोगों को क्या है, ये सारी समस्याएं हो रही थी। ठीक है, आगे बढ़ जाए बच्चों। आगे अब देखो लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो, तो जीवन कैसे प्रभावित है, तो जीवन तो वही प्रभावित कर रहा है। जैसे देखो यहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतें जैसे ईंधन, चारे व पत्तों के लिए जंगल में अलग अलग प्रजातियों का पेड़ चाहते थे, वहीं इनसे अलग वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों, रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। वन अधिनियम का मतलब पूरा था पूरे देश में ग्रामीण लोगों के लिए गंभीर कठिनाई, ये समस्या थी बच्चों। कैसे प्रभावित, यही अब देखो लोग, क्योंकि जो जनजातीय समाज था, जो वन में रहने वाला समाज, उसको विभिन्न विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे चाहिए। भैया महुआ का पेड़ चाहिए, सोमरस करना है, ठीक है, बहुत सारे आयुर्वेदिक पेड़ चाहिए, जो अगर उनको कुछ हो जाए, बीमारी है तो वो ठीक हो सके, और ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे, ठीक है, आम का पेड़ चाहिए, फल के पेड़ चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे थे, वनों की कटाई करके सिर्फ एक ही प्रजाति के पेड़ लगा रहे थे। इससे भी क्या है, इनके जीवन को क्या है खतरा, इनका जीवन क्या है प्रभावित हो रहा था। ठीक है, लोगों का जीवन क्या है इससे प्रभावित हो रहा था, क्योंकि मैंने बताया वैज्ञानिक वानिकी की तरह क्या कर रहे थे लोग, पेड़ों की कटाई, प्राकृतिक पेड़ों की कटाई करके क्या रहे थे, एक ही प्रजाति के जो है पेड़ों का क्या है बेल्ट बना रहे थे, एक चौड़ी पट्टी जैसा बना रहे थे। ठीक है, अब देखो इस अधिनियम के बाद उनके सभी रोजमर्रा के कामकाज, अपने घरों के लिए लकड़ी काटना, ये तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना, ओ हाँ ये पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये गलत दोबारा पीपीटी आ गई है। ठीक है, चलो इसको आ जाते हैं। अब देखो वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई, कैसे खेती कैसे प्रभावित हुई बच्चों, तो खेती बच्चों अगर हम बात करें, देखो वनों के नियमन से खेती ऐसे प्रभावित हुई कि जो जनजातीय समाज था वो झूमिंग खेती करता था, वो स्थानांतरित खेती करता था। अब जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब क्या किया कि वन कानून के तहत कह दिया कि जंगलों की कटाई कोई नहीं कर सकता, कोई जंगल में नहीं घुस सकता बिना सरकार की परमिशन के, तो अब क्या हुआ, जो खेती, जो झूम खेती करते थे जनजातीय समाज, वो क्या है बच्चों, वो नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या करेगा बच्चों, खेती को भी प्रभावित करेगा। तो अब देखो यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंती खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि जनजातीय समाज ये कर रहा था घुमंतु खेती, मैंने पीछे बताया क्या होता था घुमंतु खेती या झूम खेती। जैसे मैंने आपको बताया ये भूमि का टुकड़ा है, ठीक है, बड़ा सा, ये जंगल का एरिया है बड़ा सा। अब इस जंगल के एरिया में क्या करेगा, जनजातीय समाज क्या करते थे, इस जंगल के इस टुकड़े को क्या है साफ करेंगे, साफ करके यहां पर खेती करेंगे। खेती करने के बाद यहां पर तब तक खेती करते रहेंगे जब तक यहां पर भूमि की उर्वरता बनी रहेगी। जैसे ही भूमि की उर्वरता कम होगी, उत्पादकता कम होगी, वैसे ही वो क्या करेंगे, इस जगह को छोड़कर क्या है अगला भूमि का टुकड़ा क्या है साफ करेंगे। यहां पर अब ये साफ करेंगे जंगल को, इस जंगल को साफ करेंगे और फिर यहां खेती करेंगे। इसी को कहा जाता है बच्चों झूम खेती, या इसी को कहते हैं स्थानांतरण खेती। अब इससे क्या हुआ, इससे भी क्या है खेती पर क्या है, जब वन कानून लागू कर दिए गए तो इससे क्या हुआ बच्चों, झूम खेती पर क्या है प्रभाव पड़ा। घुमंतु कृषि के लिए जंगल कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता था, मैंने आपको बताया। ठीक है, मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते थे। क्या होता था भाई, जंगल जलाए, पहले काट दिया गया, जला दिया गया, फिर उसको साफ किया गया, फिर उसमें जो राख होती थी, बारिश हो गई, बारिश होने के बाद क्या इसमें बीज बो दिए जाते थे और अक्टूबर नवंबर में फसल काट दी जाती थी। इसके बाद यानी ये कह सकते एक तरीके से ये खरीफ की फसल थी। ठीक है, खरीफ की फसल थी। इन खेतों पर 1 साल खेती करने के बाद देखो इन्हें, ठीक है, मैंने इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता था, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए, इसलिए 1-2 साल ये लोग करते थे खेती। जैसे उसकी भूमि की उर्वरता उत्पादकता कम होती थी, ये जंगल को उस जगह को छोड़कर चले जाते थे और काफी लंबे समय तक उसको वहीं पड़ा रहने देते थे खाली ऐसे, और फिर उनपे क्या है फिर से पेड़ उग जाते थे। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, चलो अब देखो यूरोपीय वनविदों ने इस प्रथा को वनों के लिए हानिकारक माना और स्थानांतरित खेती पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया। उन्होंने क्या किया, इसको माना कि ये वनों के लिए बहुत हानिकारक है, वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वनों को साफ कर रहे हैं, वनों को कटाई कर दे रहे हैं, इससे क्या है वनों को नुकसान हो रहा है, तो इसको क्या है उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक बड़ी समस्या थी, झूम खेती पर बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है बच्चों, बहुत आसान है ये चैप्टर, मैंने आपसे बताया मजे में पढ़ लेंगे आप लोग। अब शिकार की आजादी किसे थी बच्चों, देखो शिकार की आजादी आम लोगों को नहीं थी, जनजातीय समाज को नहीं थी। शिकार की आजादी सिर्फ उन्हीं लोगों को थी जो ब्रिटिश अधिकारी थे, या तो जो भारत के जो नवाब हुआ करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते, वो ही जंगल में जाकर क्या है शिकार कर सकते थे, है ना। अदरवाइज किसी और व्यक्ति को या किसी और
को क्या है, यहां पर क्या है, शिकार करने की आजादी नहीं थी जंगलों में। ठीक है, तो आप देखो जंगल संबंधी नए कानूनों ने जंगल वासियों की जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। जंगल कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरण, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन करते थे। जब तक कल कानून नहीं था तो यही करते थे, क्योंकि वो लोग खाना क्या खाते थे, तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु को खाते थे, छोटे छोटे जो जीव, जैसे हिरण है, जैसे तितर है, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे जो खरगोश है, इनका शिकार करते थे और वही खाते थे। लेकिन जैसे वन कानून आया तो इन्होंने क्या, इस पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि कोई भी इसमें वनों में शिकार नहीं कर सकता। वनों में सिर्फ शिकार कौन करेगा, तो जो राजा होंगे, जो नवाब होंगे और जो अंग्रेज अधिकारी होंगे, वही सिर्फ क्या है, जंगलों में शिकार कर सकते और कोई शिकार नहीं कर सकता। तो देखो यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। कौन सी, तो जो ये शिकार करने वाली, जो जंगल में रहने वाले जो लोग जो शिकार कर रहे थे, शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। ठीक है, ये किया जाने लगा। जो भी अंग्रेज, जो भी जनजाति समाज के जो लोग थे या जो और भी जो व्यक्ति थे जिनकी जो शिकार करने जाते थे, उनको क्या है, मना कर दिया गया। लेकिन शिकार के लिए कौन जा सकता था, मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब आगे देखो, हालांकि शिकार पर पाबंदी लगा दी गई थी, परंतु देखो अंग्रेज अफसरों व नवाबों को अभी भी ये छूट मिली हुई थी। अब देखो, ये करे तो सही, हम करे तो गलत, ये कैसी बात हो गई बच्चों। तुम शिकार कर रहे हो तो सही है, लेकिन जो आम आदमी जिसकी जीवन की निर्भरता उस शिकार पर निर्भर, जो खाने के लिए शिकार कर रहा है, आप तो शौक के लिए शिकार कर रहे हो भाई। इनके लिए खाने के लाले नहीं थे, खाने के बांधे नहीं थे अंग्रेजों को, ना नवाबों को। लेकिन अंग्रेज और नवाब सिर्फ शौक के लिए शिकार कर रहे हैं, और वो लोग जो जिनकी जीवन, जिनकी निर्भरता है जंगल, और जंगल में वो शिकार अगर कर रहे हैं तो इसलिए कि उनको भूख मिटानी है, और उन पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। ये कैसा आपका न्याय है ना। यही है ना, शोषण कर रहे हैं, है ना, चुरकट लोग की नहीं है कि चोर की नहीं है ये लोग। ठीक है, तो अपने फायदे के हिसाब से सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि अगर राजा महाराजा नवाबों को एकदम से बंद कर देंगे तो राजा महाराजा रुष्ट हो जाएंगे, सब मिलकर विद्रोह कर देंगे कहीं, तब तो अंग्रेज उनको खुश रखने का प्रयास करते थे। शुरुआती दौर में अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय राजाओं को खुश रखने का प्रयास करते थे, खुश करने का प्रयास करते थे, और वो थोड़ा बहुत उनको लाभ भी देते थे। तो ये सब किया। अब देखो, अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर, जंगली, बर्बर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। मतलब जो बड़े जंगल जानवर हैं, जैसे शेर है, जैसे हाथी है, जैसे चीता है, तेंदुआ, ये इनको बर्बर मानते थे। इनको क्या है, आदि समाज के ये जो प्रतीक होते हैं, इनको क्या है, इनको मानते थे, और इनका क्या है, ये लोग शिकार करते थे। ठीक है, उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सब बनाएंगे। ये देखो जानवरों को मारना, प्रकृति को नष्ट पहुंचाना, ये इनको सब बना रहा है, ये सब बनाएंगे हमारे भारत को। हम लोग तो प्रकृति की पूजा करते थे, हम लोग जानवरों को संरक्षित करने के लिए उनकी पूजा कर रहे हैं। शेर किसका, दुर्गा मां का सवारी है, चूहा गणेश जी की सवारी है, सांप शंकर जी के गले में लगा हुआ है, मोर कार्तिकेय जी की सवारी है, बैल नंदी की सवारी, नंदी है। अब आप सोच लो, हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया जितने भी हमारे देश में पाए जाने जीव जंतु, हम सबको किसी न किसी देवता से जोड़ते रहे। क्यों, क्योंकि हम उसको संरक्षित करें। आज भी देखो ना, सांप निकल गया, अरे नहीं मारो, वो शंकर जी की मान पूजा करते हैं हम लोग, छोड़ो छोड़ दो, जाने दो, सांप को निकाल दो। वैसे मारेंगे नहीं लेकिन गांव में, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग मार भी देते हैं, लेकिन अक्सर देखो नहीं मारते। चूहा को लोग आजकल तो उसको पॉइजन दे देते हैं, वो बेचारा खा के मर जाता है। ठीक है, हालांकि उसको पकड़ तो नहीं पाएंगे, तो उसको पॉइजन दे देते हैं, जहर दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज थी, हम लोग नहीं कर रहे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये सारे जो जानवर हैं, इनको जब हम मार देंगे तो भारतीय समाज को हम सब बना देंगे। ये कौन सी बात हुई बच्चों। अरे तुम सब बनो भैया, सीखो कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, प्रकृति को नष्ट नहीं करना है, आप से शिकार कर रहे हो। तो ये अब देखो क्या हुआ, 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में, अब देखो इनाम रखा गया, 80,000 से ज्यादा बाघ मार दिए गए। सोचो 80,000 बाघ, आप सोचो आज भारत में लगभग 3300 बाघ है बच्चों, 3300 के आसपास बाघ हैं, लगभग 3300, ज्यादा भी है कम है, डाटा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 3300 कुछ बाघ हैं, लगभग समथिंग इतना ही कुछ है। अब आप सोचो कहां बच्चों 1800, अगर हम बात करें 75 या 1925 तक आते में लगभग 80,000 बाघों को इन्होंने मारा। तो अगर हम कह सकते हैं कि बाघों की प्रजाति हमारे भारत से लुप्त हो रही है, तो इनका कारण कौन, अंग्रेज है, हम नहीं है, अंग्रेजों ने मारा है। आप सोचो, ये सब इतना कुछ हमारे देश से लेकर गए हैं जिनका ये जवाब नहीं दे सकते, जिनका ये हिसाब नहीं दे सकते। ठीक है, 80,000 से ज्यादा बाघ मारे गए, और सुनो 1.5 लाख तेंदुए मारे इन्होंने। सोचो तेंदुए मारे 1.5 लाख,
और 2 लाख भेड़िए मारे। आप सोचो ये निर्दय, ये क्या है, इन्होंने क्या अपराध कर दिया? जंगल में रह रहे थे, ये तो मस्त खा पी रहे थे, तुमको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे, तुम अपने शौक के लिए इनको मार रहे हो। अब आप सोचो, और ये मार क्यों रहे? ये देखो, बाघ का चमड़ा, बाघ का नाखून विदेशों में यूज किया जाता है, बहुत सारी दवाइयां और बहुत सारी चीजें बनती हैं, इसलिए इसका शिकार कर रहे हैं। हाथी दांत का क्यों शिकार कर रहे हैं? क्योंकि हाथी दांत बहुत महंगा बिकता है, उससे बहुत कीमती अंगूठियां और सारी चीजें बनती, इसलिए कह रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं ये कि बड़े जानवरों का क्या है, बड़े जानवर जो है विदेश, उनका जो है उनके अंग का उपयोग किया जाता है, उनके एक एक अंग का क्या है उपयोग हो जाता है, इसीलिए ये बड़े जानवरों को मांग रहे हैं और लालच दे रहे हैं, लोगों को इनाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे लाभ होगा। ये सब क्या है, इनके सर से लेकर नाखून से लेकर हर एक चीज बेचा जा सकता है, इसीलिए ये मार रहे थे और कह रहे थे कि हम सब बनाएंगे। अरे भैया, हमको बेवकूफ समझे हो भारतीयों को? पढ़ने, जब हम लोग पढ़ना शुरू किए तो तुमको गरियाना सबसे पहले शुरू किए, आज भी मैं भी गरिया रहा हूं और भी लोग गरियाते होंगे, तो आप सोच लो, है कि नहीं? तो ये अपने फायदे लिए सब बनाएंगे नहीं, ये अपना फायदा ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब देखो, जॉर्ज यूल, ये एक निर्दयी व्यक्ति है, इसको पहले बोल दे रहा हूं मैं, निर्दयी व्यक्ति है। इसने क्या किया, नामक अंग्रेज अफसर ने अकेले 400 बाघों को मारा और इसको लोग बहुत बड़ा योद्धा समझते थे। योद्धा, गोली से मारना कोई योद्धा होता है ना? हमारे यहां सम्राट अशोक अकेले शेर से लड़ गए, शेरशाह सूरी, उसका नाम ही शेरशाह सूरी, इसलिए उसका कुछ और नाम था, उसको शेरशाह सूरी इसलिए कहा जाता है, उसने एक शेर को पराजित किया था। तो हमारे यहां ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं, हर्षवर्धन, ठीक है, और भरत जी, जो शेरों के दांत गिनते थे, जो भरत, जिनके नाम से भारत का नाम पड़ा है, जिनके नाम से भारत जो है, भारत, ठीक है, जिनके नाम से भारत का, हमारा देश का नाम है भारत, उन्हीं के नाम से पड़ा। वो शेरों के दांत गिनते थे, बचपन में वो शेर के साथ खेलते थे। अब सोचो, ये योद्धा हुए हैं और तुम तो दूसरे गोली से मार रहे हो और 400 बाघों को मारा। हम लोग यहां बाघों को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। ये शिकार मनोरंजन, देख लो, मनोरंजन के साथ साथ अपनी प्रभुता सिद्ध करने के लिए किए जाते थे। क्यों? ताकि दिखाना, देखो मैंने इतने बड़े जानवर को मार दिया, मैं, ए भारतीय, तुमको तो ऐसे ही मार सकता हूं, जब मैं जानवर को मार सकता हूं तो तुम क्या हो मेरे लिए, तुम किस खेत की मूली हो, ऐसा बताना चाहते थे, है ना? ऐसा बताना चाहते थे। बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लो जल्दी से ले लो, भागो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब वन विद्रोह, अब हुआ भाई, अब आया मेरे मर्जी की, मेरे मुताबिक बातें, ठीक है? अब होगा वन विद्रोह और हम इनको अब ठोकेंगे पीटेंगे अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों की ठोकाई पिटाई शुरू होगी अभी। चलो, अब आप समझो वन विद्रोह। बच्चों, वन विद्रोह क्या है बच्चों? जब वन में रहने वाले लोगों को जब वन से भगाने लगे, जब उन पर बहुत सारे कानून थोपने लगे, तो क्या है, जब उनकी रोजी रोटी, जब वो एकदम असहाय से फैल करने लगे, जब उन पर बहुत सारे अत्याचार किए जाने लगे, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा, तो क्या हुआ, इन्हीं लोगों ने क्या है, इन वन में रहने वाले समाज ने, जनजाति समाज के लोगों ने क्या है, विद्रोह करना शुरू करी। जैसे बहुत सारे विद्रोह, जैसे संथाल विद्रोह हुआ, जिसमें सिद्धू एंड कानू 2 प्रमुख नेता थे। ऐसे बच्चों अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, ये अल्लारू सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश में विद्रोह कर दिया, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में बच्चों बिरसा मुंडा जी, ठीक है, जिनको बिरसा क्षेत्र समाज में क्या है, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, बिरसा मुंडा जी ने क्या है, विद्रोह कर दिया। तो इस तरीके क्या है, कुछ बहुत सारे विद्रोह हुए, ठीक है, बहुत सारे क्या है, विद्रोह हुए। अब ये विद्रोह का मेन पर्पस क्या था कि अंग्रेजों को भगाना यहां से। जैसे ये लोग क्या करते थे, ये एक चीज समझ जाए बच्चों, जैसे जो जनजाति समाज था, देखो ध्यान सुनना बच्चों, जो जनजाति लोग थे, जो जंगल में रहे आदिवासी समाज थे, ये लोग बाहरी लोगों को क्या कहते थे बच्चों, ये बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। बाहरी लोगों को ये लोग दीकू कहते थे। दीकू किसको कहते हैं? बाहरी लोग। अब ये अंग्रेजों को दीकू कहते थे बच्चों, दीकू कहते थे अंग्रेजों, क्योंकि अंग्रेज बाहरी लोग हैं। अब अंग्रेजों को ये दीकू कहते थे और कहते थे दीकू को मार के भगाओ, ठीक है। और बिरसा मुंडा ने तो यहां तक किया कि ठाकुर जी हमारे साथ है। ठाकुर जी मतलब भगवान, इनके भगवान जी ठाकुर जी बोलते थे इन लोग, कहते थे ठाकुर जी हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों को मार सकते, और हमारे पास शक्ति है, चमत्कारिक शक्ति है, हम अंग्रेजों को मार सकते हैं। और ये इस तरीके से लोगों से कहते थे और कहते थे दीकू को भगाओ, दीकू को मार सकते हैं। और इसलिए इन्होंने नारा दिया, कटारी कटारी देह कटारी, है ना, मतलब कटारी कटारी देह कटारी, नारा था इनका, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब देखो हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ क्या किया बच्चों? बगावत की। जैसे बच्चों संथाल परगना में, संथाल जो इलाका है उसमें सिद्धू और कानू,
ये सिद्धू नहीं है बच्चों, इनका नाम होता सिद्धू है, ऐसे नहीं हो, ऐसे लिखा है सिद्धू, ऐसे थे सिद्धू, दा के नीचे सिद्धू और कान्हू, कान्हू ऐसे होगा, कान्हू ऐसे होगा, ठीक है। छोटा नागपुर में कौन था बच्चों, बिरसा मुंडा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में बच्चों देखो अल्लारू सीताराम राजू, अल्लारू सीताराम राजू बच्चों कौन, एक मूवी आपने देखी RRR, ट्रिपल आर आपने मूवी देखी, उसमें जो कौन है, जो चिरंजीवी का जो लड़का है उसका क्या नाम है बच्चों, है ना, देखो मुझे मेरे दिमाग से भी नाम निकल गया, ठीक है, जो वो है, ठीक है, वो क्या है, अल्लारू सीताराम राजू का क्या है, कैरेक्टर कर रहे हैं, जो चिरंजीवी की जो लड़का है, देखो मुझे अभी देखो मेरे ध्यान से निकल गया, अभी आगे बता दूंगा। अल्लारू सीताराम राजू क्या कर रहे हैं, वो अल्लारू सीताराम राजू का कैरेक्टर है, वो जो उसमें जो RR में जो है, ठीक है, को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में क्या है, आज भी याद किया जाता है, आज भी इनको याद किया जाता है, इनके ऊपर मूवी बन रही है, सोचो मूवी बन रही है बच्चों, रामचरण तेजा, रामचरण तेजा, ठीक है, याद आ गए, रामचरण तेजा जी जो हैं उसमें मूवी में बने हैं, वो अल्लारू सीताराम राजू का कैरेक्टर ही है, ठीक है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही अनेक एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब आप ऐसे ही बच्चों मतलब जो जनजाति समाज में जो विद्रोह हुए उसको हम बस्तर समाज में विद्रोह हुआ उसको समझेंगे बच्चों, ठीक है। बस्तर के लोगों के बारे में समझते हैं। देखो बस्तर क्या है बच्चों, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी वाले इलाके में, जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे से आपको दिखेगा, ऐसे दिखेगा छत्तीसगढ़, ऐसे है मैप में, तो यहां पर आपको क्या है, छत्तीसगढ़ बस्तर मिल जाएगा, बस्तर यहां पर है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। तो देखो बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है बच्चों, ठीक है। यहां पर क्या हो, बस्तर में कौन कौन सी जातियां रहती है, देखो मरिया, मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा, ठीक है, आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अब देखो बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती मां से मिली है। वहां के लोग, जो बस्तर के लोग हैं, वो लोग मानते हैं कि जो भी गांव के रहने वाले जो लोग, उनको जो जमीन मिली वो धरती मां से मिली। इसीलिए वो क्या करते हैं, त्योहारों में धरती मां को क्या है, कुछ देते हैं, कुछ चढ़ावा चलाते हैं, त्योहारों में कुछ क्या है, कुछ चढ़ावा चलाते हैं, ताकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि धरती मां आपने हमें जमीन दी है और आपके द्वारा हम जो उत्पादित कर पा रहे हैं उसी को हम आपको अर्पित कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए आप देखो जनजाति समाज में, ठीक है। और बदले में प्रत्येक खेतीहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो फसल उत्पादन किया जाता है पहले धरती मां को चढ़ाया जाता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि धरती मां आपने हमें खेती दी है, आपकी की वजह से ही हम क्या है बच्चों उत्पादन कर पा रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, जो भी फसल उगा रहे हैं पहले उसको क्या है, धरती मां को चढ़ा रहे थे, ठीक है, जो भी त्योहार होते हैं। क्लियर बच्चों, ये आगे बढ़े, आगे देखो। अब देखो चूंकि हर गांव को अपनी चौहदी पता होती थी, हर गांव, ठीक है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते थे। जो भी संपदा है, चाहे वो वन हो, चाहे वो खनिज हो, जो भी हो, उनकी क्या है, ये देखभाल करते थे। जैसे बच्चों अभी एक मूवी आई थलंग, है ना, थंगलंग, है ना, थंगलंग एक मूवी आई है, साउथ की है, जिसमें विक्रम जी हैं हीरो हैं। थंगलंग जो है मूवी है, उसमें दिखाया गया है कि, क्योंकि थंगलंग कहां दिखाया बच्चों, वो कर्नाटक में जो कोलार गोल्डफील्ड देखी मूवी, हमने KGF मूवी देखी, उसी से पहले की स्टोरी है थंगलंग में। वहां पे जो ट्राइबल समाज रहता था, जो जनजाति समाज रहता था, वो क्या कर रहा है, वो वहां पर मिलने वाले सोने की क्या है, रक्षा कर रहा है। उस रक्षा करने के ऊपर क्या है, पूरी जो है बच्चों क्या कही जा रही है, वो एक मूवी बनाई गई है, थंगलंग पूरी मूवी बनाई गई है। कोलार गोल्डफील्ड आपने मूवी देखी, KGF, उसका पूरा नाम कोलार गोल्डफील्ड ये समझ लो एक तरीके से। KGF कर्नाटक में कोलार गोल्डफील्ड है, बहुत वहां सोना मिलता था, और KGF मूवी बनाई गई, उस सोना को चोरी करते हुए दिखाया गया, उसमें सोना निकालते दिखाया गया। लेकिन KGF से पहले की जो स्टोरी है वो थंगलंग में दिखाई गई है। वहां पे एक समाज रहता है जिसको नागा समाज कहते हैं, नागा जाति के लोग रहते हैं, और वही नागा जाति के लोग क्या कर रहे थे, कर्नाटक में कोलार गोल्डफील्ड में मिलने वाले सोने की क्या है, रक्षा कर रहे थे। वही मूवी उसमें दिखाई गई है। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, जंगल था उस समय इलाके में, उस जंगल में जो मिलने वाले खनिज है, जो भी संपदा है, चाहे वन हो चाहे खनिज हो, उसकी क्या कर रहे थे बच्चों, ये देखभाल कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे, ठीक है बच्चों। अब देखो यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दांड और मान कहा जाता था। मतलब अगर बस्तर में कुछ गांव थे, अगर एक गांव के व्यक्ति दूसरे गांव के में जाकर लकड़ी लेना चाहता है तो वो क्या करता था, उसके लिए क्या है, कुछ शुल्क जमा करता था, और उस शुल्क को कहा जाता था बच्चों देवसारी, दांड या मान कहा जाता, और बहुत कम होता था, ठीक है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। मतलब कुछ गांव के लोग क्या इकट्ठे होकर क्या है,
गांव की क्या है, चौकीदारी करते। और जो लोग गांव की चौकीदारी करते उनकी जिम्मेदारी गांव के ही लोगों की है, और वो गांव के लोग क्या करते थे, उसको अनाज या कुछ ऐसी चीज दे देते जिससे उसका घर चले। ठीक है, ये भी क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे। ठीक है, हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक गांव का समूह, गांव के मुखिया जुड़ते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और बच्चों, गांव हर साल क्या होता है, उनकी एक पंचायत होती है, एक सभा जैसी होती है, जिसमें क्या है, जंगल से संबंधित मुद्दे और अन्य मुद्दों पर क्या है, बहुत ज्यादा चर्चा होती है, बहस होती है, ताकि क्या है और क्या किया जा सके। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ जाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बस्तर के लोगों का भय क्या था बच्चों? भय यह था कि बच्चों, क्योंकि वहां के लोगों को भी क्या है, इन्होंने निकाल दिया अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों को निकाल दिया तो फिर क्या है, उनके लिए जीविका की बहुत बड़ी एक चुनौती आ गई कि उनका जीवन कैसे चलेगा। देखो, औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्सों को आरक्षित करने, घुमंती खेती को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। मैंने बताया आपको, वन कानून के तहत यही क्या गया कि घुमंतू खेती नहीं कर सकते आप, झूमिंग खेती नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, पशु को चरा नहीं सकते, वहां से लकड़ी नहीं ले सकते, ये सब क्या है, कानून बनाए गए। और इस कानून के तहत क्या, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो बस्तर के लोग क्या हो गए, बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनकी जीविका क्या है, जंगल पर निर्भर थी। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुक्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। आज जहां पे जैसे आज भारत में जिन जंगलों में जनजाति समाज रह रहा है, उन्हें वन ग्राम कहा जाता है। और ये वन ग्राम कैसे विकसित हुए, तो अंग्रेजों की कृपा से विकसित हुए। अंग्रेजों ने क्या किया कि कुछ ऐसे लोगों को जो जंगलों में रहने की इजाजत दे दी, जो बेसिकली क्या है, जंगलों को काटने में, जंगलों की सफाई में, वहां पर सड़क बनवाने में उनके लिए काम करेंगे। ठीक है, जंगलों में आग लगने से बचाएंगे, उसके लिए क्या है, उनको वहां रहने दिया गया। ठीक है, उनको वहां रहने दिया गया और उन्हीं को बाद में क्या है, वन ग्राम कहा जाने लगा। अब देखो, बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। अब सोचो कितनी बड़ी समस्या है। पहली वाली पिक्चर देखो, उनको बाहर निकाल दिया गया जंगलों से। ठीक है, तो ये क्या था, भय था सबसे बड़ा। अब लोगों ने क्या किया बच्चों, जब उनको बाहर निकाल दिया जाने लगा, जब उनको हटाया जाने लगा, जब उनको पशु चराने के लिए, लकड़ी लाने के लिए जंगलों से मना किया, तो वो लोग क्या करने लगे, बाजारों में, त्योहारों में, सभाओं में क्या है बच्चों, वो लोग चर्चा करने लगे। अब देखो, त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर क्या है, चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, फिर क्या, कांगेर वनों के ध्रुवा समुदाय क्या है कि लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। सबसे पहले इसी समुदाय के लोगों पर क्या है, जो है आरक्षण जो है लागू हुआ। आरक्षण मतलब जो आरक्षित वन का जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले यही लागू हुआ। इसलिए जो है कांगेर वनों के जो ध्रुवा लोग थे, ये लोग क्या है, इन्होंने क्या है, इसको मुहिम शुरू किया। कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। ये नेथानार कौन है बच्चों? नेथानार बच्चों क्या है, गुंडा, एक गांव है और यहीं पर क्या है, गुंडाधुर नामक एक व्यक्ति थे। उन्हीं को क्या है, इस आंदोलन में क्या है, वो लोग बहुत प्रमुख व्यक्ति मानते थे। उनके नेतृत्व में क्या है, इन्होंने 1910 में असम की दहनिया, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव चक्कर काटने लगे। या गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। उन्होंने क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ क्या है, बगावत करने की ठान ली और कहा कि हम विद्रोह करेंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ क्या हुआ बच्चों, बाजार लूटे गए, अंग्रेजों को भी लूटा गया, साथ में अफसरों और व्यापारिक घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा हुआ जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। पुनर्वितरण मतलब क्या किया गया, गांव के लोगों के बीच में बांट दिया गया। बड़े बड़े अफसरों को, गांव को, जिलों को, स्कूलों को, अस्पतालों को, सबको लूट लिया इन्होंने। और जो अनाज लूटा अंग्रेजों का, उसको क्या है, पूरे गांव में बांट दिया गया अपने। ठीक है, ये किया गया। अब अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे और अंग्रेजों को नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए, लगभग 3 महीने। सोचो, बस्तर पे इतना ज्यादा विद्रोह हुआ कि इनको 3 महीने लग गए बस्तर के विद्रोह को शांत करने के। और उसमें भी इन्होंने बहुत ज्यादा खूनी हिंसा की, लोगों को रगड़ के मारा, इनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, रेप किया गया, बच्चियों को, जो पुरुष हुआ करते, जो बच्चे हुआ करते, उनको पेड़ों पर लटका दिया गया। ठीक है, पूरी तरीके से इनको आशंकित करने के लिए, इनको डराने के लिए हर एक तरीके के इन्होंने हथकंडा अपनाया। लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया, हजारों लोगों को मारा इन्होंने। ठीक है, हजारों लोगों को मारा। ठीक है, सोचो, उन्हीं की संपत्ति है, उनसे छीन रहे हो और जब वो मांग रहे हैं तो आप उनको मार रहे हो। यही तो तानाशाही है, यही तो जोर जबरदस्ती है, यही तो अत्याचार बोलते हैं इसी को। इन्होंने भरपूर किया और उसी के बाद और इसमें ये सब मानते अपने आप, कहते हैं हम बहुत सभ्य हैं।
सभ्यता यही है, लोगों को मारना, लोगों का चीजों का छीन लेना, ये सभ्यता। ये सभ्यता होती तो फिर ऐसी सभ्यता हमको नहीं चाहिए भाई, अपने पास रखो। जावा के जंगलों में हुआ बदलाव। अब हम आते हैं बच्चों जावा के जंगल। जावा क्या है बच्चों? इंडोनेशिया का एक द्वीप है। जावा क्या है बच्चों? इंडोनेशिया का एक द्वीप है जहां पर अनाज, गेहूं, क्या है बच्चों? जहां पर चावल की बहुत ज्यादा उत्पादन की जाती है। चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इंडोनेशिया में जावा एक द्वीप है। ठीक है, याद रखना है। जावा राजधानी नहीं है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है, अब देखो जावा के जंगल देखो। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको बताया ये जावा का एक द्वीप है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वन आच्छादित था, बहुत ज्यादा जंगल थे यहां पर। और यहां पर जावा पर किसका कब्जा था बच्चों? डचों का। अंग्रेजों के साथ साथ में भारत में डच भी आए थे, और डचों को क्या है भारत में उतनी कामयाबी नहीं मिली, तो वो क्या कहां चले गए? इंडोनेशिया चले गए। और इंडोनेशिया में क्या है बच्चों? जावा में इन्होंने कंट्रोल किया। तो इंडोनेशिया वाला जो इलाका था, जो मलक्का वाला जो पूरा इलाका था, वो पूरा इलाका बच्चों किसी के नियंत्रण में था? डचों के नियंत्रण में था। डच भी क्या थे? तो हॉलैंड के एक निवासी थे, और उन्होंने क्या है वो भी व्यापार करने आए थे पहले भारत में। भारत में जब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के से प्रतिस्पर्धा में हार गए, जब उनको पराजित कर दिया गया 1759 में, हुआ क्या था बच्चों? 1759 में एक युद्ध हुआ था, वेदरा का युद्ध उसको बोलते हैं, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, और हराकर क्या है उनकी सारी कंपनियों को क्या है खरीद लिया, और फिर क्या है डच भागकर कहां चले गए? जावा में चले गए, और वो वहीं रहने लगे। ठीक है, इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। मैंने आपको बताया भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी, बिल्कुल एक जैसे कानून थे। ठीक है, फिर देखो इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की। यहां पर इन्होंने क्या किया? जो डचों ने जो जावा को, जो इंडोनेशिया को कंट्रोल किया था, वहां पर क्या किया? इन्होंने वन प्रबंधन की नीति लागू की डचों ने। ठीक है, आगे बात करें। अब देखो अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले, यही झूम खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। तो यहां पर भी क्या बच्चों? जनजातीय समाज था, पहाड़ों जंगलों मैदानों में रहने वाले समाज रहता था, और वो भी क्या है घुमंतू खेती करता था। वो भी पूरी तरीके से निर्भर था किस पर? भूमि पर, सॉरी जंगलों पर। और डचों ने क्या किया? इन जंगलों को क्या है नियंत्रित करना चाहा। यहां पर भी क्या है वानिकी लागू करना चाहा, और उसके तहत क्या होगा बच्चों? अब देखो आगे क्या करेंगे ये लोग। अब देखो जावा के लकड़हारे बच्चों, यहां के लकड़हारे बहुत फेमस थे। मतलब यहां के लकड़हारे इतने फेमस थे, इतने कुशल थे बच्चों, कि यहां का जो साम्राज्य था वो लकड़हारों पर निर्भर था। मतलब हुआ ये कि वहां के जो बड़े बड़े महल बनते थे, जो बड़े बड़े रथ बनते थे, जो भी था उस समय, वो सब कौन बना रहे थे? वहां के जावा के रहने वाले लकड़हारे। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जावा में एक क्या था? एक साम्राज्य था जिसका नाम माताराम रियासत था। माताराम रियासत करके एक रियासत थी। उस रियासत का क्या हुआ बच्चों? लगभग 1755 के आसपास क्या आप देखोगे कि वहां पर क्या है उसका विभाजन होता है। 1755 के आसपास क्या है उस माताराम रियासत का क्या है विभाजन होता है। जब विभाजन किया जाता है तो वहां पर क्या है इन लकड़हारों का, जो कुशल और दक्ष लकड़हारे थे जावा में रहने वाले, इन लकड़हारों का क्या किया गया बच्चों? इन लकड़हारों का क्या किया गया? इनका बंटवारा किया गया। जो कलांग जाति से आते थे, कलांग समुदाय से, कलांग इनका एक समुदाय था वहां पर, उस कलांग समुदाय से जो आते थे, उस कलांग समुदाय के बीच में क्या है विभाजन किया गया। सोचो आप, साम्राज्य का विस्तार विभाजन किया जा रहा है, माताराम रियासत का विभाजन किया जा रहा है, उस समय वहां कलांग समुदाय जो रह रहा है, जो लकड़हारे, जो कुशल लकड़हारे, उनका भी क्या किया गया बच्चों? विभाजन किया। ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और ये साम्राज्य को की रक्षा के लिए और साम्राज्य को बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास करते थे। जब जावा पर, जब इस माताराम रियासत पर जब डचों ने कंट्रोल करना चाहा, तो इन्होंने क्या है इसी कलांग जो समुदाय के जो लोग थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके क्या है वह राजा की रक्षा की। लेकिन बाद में क्या है डचों ने क्या है इनको पराजित कर दिया। ठीक है, तो ये समझो। अब देखो जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे बच्चों। वे बहुत कुशल लकड़हारे थे, इसलिए 1755 में जब जावा की माताराम रियासत, मैंने आपको बताया, बटी, तो यहां के 6000 कलांग परिवार, देखो कितने बच्चों? 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया, क्योंकि इनकी जो कह सकते हो कि जो रियासत थी वो पूरी तरीके से इन पर निर्भर थी। यही क्या उनकी रक्षा कर रहे थे, यही उनको एक तरीके से कह लो कि लकड़हारे का काम कर रहे थे, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर देखो डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग क्या उनके लिए काम करे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया। जब इन्होंने नियंत्रण करना चाहा तो इन्होंने क्या किया? कलांग समुदाय ने डचों पर क्या है हमला कर दिया। लेकिन इस
विद्रोह को दबा दिया गया। जाहिर सी बात है भाई, ये लोग हथियार के नाम पर बस हाथ से चलाने वाले हथियार थे, इनके पास बंदूक गोली थे, इसलिए ये लोग पराजित हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो, डच वैज्ञानिक वानिकी, वही चीजें होगी जो पीछे लागू किए, जो अंग्रेजों ने लागू किया सेम वही था, डच वैज्ञानिक लागू। ठीक है, अब देखो यहां पर 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। वही चीज करेंगे जो अंग्रेज कर रहे थे, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं लोग। कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि जंगलों में कोई लकड़ी बीनने नहीं जाएगा, शिकार करने नहीं जाएगा, कोई चारागाह पशु चराने नहीं जाएगा, ठीक है, कोई जंगलों में कोई रहेगा नहीं। यही काम क्या है, इन्होंने डचों ने भी करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी लकड़ी निगरानी में। आप देखो, कुछ लोग कुछ खास काम, नाव बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लकड़ी ला सकते थे जावा में, लेकिन वो भी क्या है, डच ऑफिसरों के निगरानी में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और इन्होंने एक और चीजें करी थी इन्होंने, अगर कोई भी बिना उनकी परमिशन के, देखो यहां पर ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। आप सोच लो, मतलब ये रोड बना रहे जंगल के अंदर, उसमें अगर कोई भी बिना परमिशन के अगर जा रहा है तो उस पर दंड लगा रहे हैं। पशुचारण तो है ही था, ये सारी चीजें क्या है ये लोग करने लगे। कैसे, क्यों करने लगे, क्योंकि कंट्रोल किया जाए वनों को कैसे भी कर। अब देखो, ब्लैंक डॉग डेनस्टेशन क्या है बच्चों, ये बच्चों एक तरीके सिस्टम था। इसमें जो डच थे, डचों ने क्या है, कुछ लोगों को जंगलों में रहने की क्या है इजाजत दे दी। और वो कौन लोग थे, उनको इसलिए इजाजत दी थी कि वो लोग क्या करेंगे बच्चों, लकड़ी ढोने में क्या है, अपने जो उनके जो भैंसे हुआ करते थे, लोग भैंस रखते थे, कहते थे कि जंगलों की कटाई के लिए और लकड़ी ढोने के लिए जो है भैंसों का अगर वो प्रयोग करेंगे तो उनको क्या है कुछ शर्तों के साथ क्या है जंगलों में रहने दिया जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लैंक डॉग डेनस्टेशन। मतलब डचों ने यह किया, क्योंकि ये तो भाई लकड़ी बहुत भारी होता है, ढोना काटना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसके लिए कुछ लोग चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, उसी जंगल में रहने वाले जो कुछ लोग थे उनसे कहा कि तुम जंगल में रह सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि तुम लोग क्या करोगे, हमारे अकॉर्डिंग क्या है जंगलों की कटाई करोगे, जंगलों को ढोगे, भैंसे से ढोने का प्रयोग करोगे, ताकि क्या है हम लोग अच्छे से जंगलों को आराम से दूसरी जगह बेच सके। ये ऐसा था। तो उन्हीं को क्या बोलते, इसी पद्धति को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लैंक डॉग डेनस्टेशन। ठीक है, अब देखो डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया, और बाद में कुछ लोगों, कुछ गांवों को इस शर्त पर इसे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे, मुफ्त में, कोई पैसा नहीं। इस व्यवस्था को ब्लैंक डॉग डेनस्टेशन कहा गया। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत आसान था, बहुत आसान था। आगे बढ़े बच्चों, चलो सामिन की चुनौती क्या थी बच्चों। सामिन कौन है बच्चों, ये जावा में रहने वाले लोग हैं, जावा में ही देखने वाले। देखो ठीक है, अब देखो सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदू बुलांगतुंग गांव के निवासी रांगदुंग बुलांगतु है ना, सुरेंद्रिन को सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल करना प्रारंभ कर दिया। मतलब उसने जो था कि कौन, रालुंगतुंग गांव के एक व्यक्ति है जिसका नाम है बच्चों सामिन। अब आप लोग इतना नाम तो याद नहीं कर पाओगे, सामिन याद रखो, सुरोंतिको सामिन। उसने क्या है, उसने जंगलों पर नियंत्रण को लेकर सरकारों से क्या है सवाल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जंगल जो है किसी एक, हवा, वायु, जंगल, पानी, ये क्या है, ये प्रकृति ने हमें दिया है, ये ईश्वर ने हमें दिया, और इस पर सभी का अधिकार है। तो अंग्रेज या डच इस पर कैसे कब्जा कर सकते हैं, उसने ये बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, क्या कहा उसने, देखो उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, राज्य ने नहीं बनाई, ये प्रकृति ने हमें दिया है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए राज्य का अधिकार नहीं हो सकता। उन्होंने नहीं बनाया तो उनका अधिकार नहीं हो सकता, प्रकृति ने उसको बनाया जिस और सबके लिए बनाया, तो सब उसका उपयोग कर सकते हैं, ये कह रहा था। और 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे, और जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया इसके नेतृत्व में, सामिन के नेतृत्व में। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों, जब डच जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। यह क्या था बच्चों, ये चुनौती थी। ठीक है, वही कलांग जाति के जो लोग थे उन्होंने क्या बच्चों, उन्हीं में एक सामिन करके, ठीक है, व्यक्ति था, उसने क्या किया,
उसने उसने शुरू कर दिया ये सारी चीजें। और उसने क्या किया कि उसने कहा कि जो प्रकृति में जो हवा, वायु, पानी, जंगल, ये सब क्या है, राज्य ने नहीं बनाए हैं, ये प्रकृति ने बनाया है, और राज्य इनका अधिकार नहीं, जब इन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता, और प्रकृति ने बनाया है तो प्रकृति में रहने वाले सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके इस विचार से गांव के सभी लोग, उससे बहुत सारे गांव के लोग उससे सहमत थे, और उसके साथ क्या है, आंदोलन करने लगे। और जब डचों ने जब गांव में सर्वेक्षण करवाया, जब वो वहां गए तो लोग लेट कर क्या है, जमीनों पर लेट गए कि हम नहीं करने देंगे सर्वेक्षण, हम जंगलों को नहीं काटने देंगे, ये सब करने लगे। और कुछ लोगों ने लगान देने, कर देने से भी क्या है, मना कर दे। ये क्या है बच्चों, डचों के सामने एक बड़ी चुनौती है। बाद में डचों ने इसको संभाला अपने तरीके से, और उसको युद्ध और वन विनाश। युद्ध मतलब कौन सा, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ है ना, उसमें क्या है, वन विनाश कैसे हुआ, उससे क्या है, वन का विनाश कैसे हुआ, ये समझना। अब देखो युद्ध हो कह रहा है, ध्यान से बच्चों समझना, एक बात समझना बच्चों, युद्ध हो रहा है यूरोप में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ बच्चों, 1914 से लेकर 1918 के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ बच्चों, 1939 से लेकर 1945 के बीच। अब ये दोनों के दोनों युद्ध बच्चों यूरोप में हो रहे हैं, और अधिकांश देश जो है वो यूरोप के शामिल है इस युद्ध में। लेकिन इसका खामियाजा भारत और बहुत सारे उपनिवेशिक देशों को उठाना पड़ रहा है। कैसे उठाना पड़ रहा है, तो समझो इसको। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। मैंने बताया पहला विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से लेकर 1918, और दूसरा कब हुआ बच्चों, 1939 से लेकर 1945। और दोनों ही युद्ध कहां पर हो रहे हैं, तो दोनों ही युद्ध यूरोप में हो रहे हैं, और ज्यादातर देश कौन से हैं, यूरोप के हैं। लेकिन खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, तो उपनिवेशिक देशों को। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। कैसे जंगी जरूरत के, तो बड़े बड़े शिप बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए लकड़ी के, ठीक है, सामान ढोने के लिए लकड़ी के, तो इनके लिए क्या है, बेहताशा क्या किया बच्चों, जंगलों की कटाई की गई, अन्य दूसरे काम को छोड़ दिया जाए। फिर देखो जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति। भस्म कर भागो नीति मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक दूसरी सैनिक शक्ति है जो इस क्षेत्र पर हमला करने वाली है, ठीक है, अब ये कमजोर है, इस क्षेत्र के लोग कमजोर है, इससे नहीं लड़ सकते तो अपनी रक्षा करनी है। रक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो यहां पर रहने वाले जो कमजोर जनजाति, वो क्या करेगी, वो अपने ही इलाकों के जंगलों को, चीजों को क्या है, जलाना शुरू कर देगी, जलाकर भस्म करना, ताकि क्या है, ये इस पर हमला ही नहीं करे। हमला क्यों नहीं करे, क्योंकि इनका मेन ये किस लिए आ रहे हैं, जंगलों को कब्जा करने के लिए। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो क्या कब्जा करेंगे। तो जावा के जो मूल निवासी थे, उन्होंने क्या किया, भस्म कर भागो की नीति अपनाई, और कहा कि भस्म कर दो और भाग जाओ यहां पे। इससे भी क्या हो बच्चों, बहुत सारे क्या बच्चों, अपनी नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। जापानी यही चाह रहे थे, जंगलों की लकड़ी चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, काट दिया, जला दिया, खत्म करो, भस्म करो भागो नीति। अब देखो जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे युद्ध औजार हैं उसका, जैसे पहले जो राइफल हुआ करती थी, उसमें भी जो हाथ से पकड़ने वाला जो था उसका, वो भी क्या है, लकड़ी का होता था, तो उसके लिए भी चाहिए था लकड़ी। तो ये सब भी क्या है, कर रहे थे लोग। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार कर लिया। हाँ, ये भी एक फायदा उठाया, और ठीक है, ये फायदा ये उठाया कि जब जंगल कटाई हो रही थी तो जंगल साफ भी हो रहे थे ना, साफ हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी खेती बढ़ा ली। आज तो जैसे ना गांव में क्या होता है बच्चों, गांव में देखो आज जैसे कोई किसी की जंगल किनारे की खेती है, ध्यान से मैं बताता हूं आपको, ठीक है। एक केस आया था हमारे नोन में ही, जानने में, आप समझना। जैसे ये जंगल किनारे की खेती है, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये उसका प्लॉट है, और फिर क्या है, यहाँ पर मैं ग्रीन जो बना रहा हूँ, ये जंगल है, यहां से जंगल लग रहा है, ठीक है। अब वो क्या करता है बच्चों, वो क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, यहाँ के पेड़ काटना शुरू करता है, ये बगल के, यहाँ के काट के क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, अपनी जो भूमि है बच्चों, अपनी जो भूमि उसका विस्तार कर लेगा। वो विस्तार कहां से कर लेगा, यहां तक कर लेगा काट के। यही क्या, भूमि विस्तार। ऐसे क्या हुआ, उस समय भी हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पेड़ कटाई गई, जंगलों किनारे रहने वाले लोगों ने क्या किया, अपनी खेती का विस्तार कर लिया। कुछ लोगों ने तो नए प्लॉट ही बना लिया अपने, तो ये भी एक काम हुआ बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े, वानिकी में नए बदलाव क्या हुआ बच्चों। अब वानिकी में नए बदलाव कब हुए बच्चों, तो 1980 के दशक के बाद, जब भारत आजाद हो गया। आजाद होने के बाद क्या है, भारत सरकार ने बहुत सारे वानिकी में क्या है, बदलाव किए। क्यों बदलाव किए, क्योंकि जनजातीय समाज जो है, वो जो जंगल में रहने वाला जो समाज है, वो जंगल पर निर्भर है, तो उसकी जरूरत की चीजें जंगल में मिलती है। तो उसको अगर आप
चाहते हो कि वो सही तरीके से अपने जीवन को, व्यवस्थित तरीके से जीवन को चलाए, तो उसको जंगल पर निर्भर होना पड़ेगा। और इसी के साथ बाद में क्या हुआ, लोगों को लगने लगा कि जंगल क्या है, जंगल को लोग नुकसान नहीं पहुंचाते, वहां के रहने वाले समाज जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि वो उसको संरक्षित कर रहा है, वहां के लोग चीजों को संरक्षित कर रहा है, बल्कि वो वहां को संरक्षित करने में भूमिका निभाता है। तो क्या हुआ, बाद में क्या है, वानिकी में क्या है, बहुत सारे बदलाव आए, और ये बाद में समझ में आया। देखो 1980 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। जाहिर सी बात है, सरकार से या और देशों और लोगों से क्या है, जनजातीय समाज में रहने वाले लोगों से क्या है, सरकार का या औपनिवेशिक सरकार का क्या है, टकराव हो रहे थे। अब वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण? क्योंकि अब जंगल वैसे ही कम बचे हैं, और जंगल नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पर्यावरण में फैल जाएगी, हमारे एनवायरमेंट में। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो जंगल है या पेड़ पौधे क्या है, वो सक करते हैं उनको, है ना, कार्बन का सिंक करते हैं। फिर देखो सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेश में रहने वाले लोगों की मदद लेनी होगी। यह भी समझ में आ गया, क्योंकि वनों को रक्षा करना है, सुरक्षित करना है, तो वन में रहने वाले लोग ही उसको सुरक्षित कर सकते हैं। वनों की चोरी को रोकना है तो वनों में रहने वाले लोग ही सुरक्षित कर सकते हैं। वनों के जो भी चीजें हैं उसको सुरक्षित करना, खनन को जो भी सुरक्षित करना, वो यहाँ के लोग ही कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामुदायिक कार्यक्रम शुरू कर दिए जंगलों को लेकर। सामुदायिक कार्यक्रम मतलब यह है कि जंगल के जो जनजाति समाज के लोग हैं वो और अधिकारी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, जंगल की रक्षा कर रहे हैं, मिलकर क्या कर रहे हैं, जंगल की रक्षा कर रहे हैं। इसको सामुदायिक कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखो मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। मैंने ये क्या होता है बच्चों, ये लोग देवता मानने लगते हैं, अपने देवता मानने लगते हैं। किसी एक जंगल को, किसी जैसे महुआ की खेती पूजा की जाती है, जैसे आम की, इमली के पेड़ की पूजा की जाती है, जैसे देवदार की पेड़ की, पीपल की पेड़। अब हम लोग क्या है, इनको नहीं काटते। कितनी भी बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इनको काटना ही पड़ेगा तो ही भले काटे, अदरवाइज इनको काटने से इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या है, धर्म से जोड़ दिया ताकि ये क्या है, संरक्षित हो सके। और बहुत सारे जनजाति समाज लोगों ने यही किया, और इससे क्या हो, पेड़ पौधों की संरक्षण हुई। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकीदारी आप करते रहे। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। यह भी हो रहा था जंगलों की, आपको मैं बताया पहले ही, जंगलों की देखरेख भी यही करते थे। ये लोग क्या करते थे, चौकीदार बनते थे, और चौकीदार बनते थे तो जो चौकीदार बनता था उसको गांव के सभी लोग क्या है, थोड़ा थोड़ा अनाज देते थे ताकि उसका जीवन चले। तो ये भी किया जाता, और ऐसा कब किया जा रहा, अब किया जाने लगा। ठीक है, तो चैप्टर खत्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक था, मतलब इस चैप्टर का। तो ये कंप्लीट हुआ चैप्टर, और उम्मीद है कि आपको चैप्टर मजा आया होगा पढ़ने में, आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा कि आपको मजा आया होगा और आपको समझ में भी आएगा। बहुत आराम से मैंने बहुत समय लेके पढ़ाया, इसीलिए ताकि एक बार आपको जब ये चैप्टर आप पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। बहुत इजी था ये चैप्टर, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और ये दोनों ही बोर्ड के लिए, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि यूपी एंड बिहार दोनों ही बोर्ड के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये चैप्टर मजा भी आएगा। ठीक है, और हाँ बच्चों, अगर चैप्टर पढ़ने में मजा आया और आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें कि कैसा लगी क्लास। और दूसरी बात बच्चों, ये इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ताकि है ना अपना आप अच्छा कर सको। 9th में बहुत सारी चीजें ऐसी है बच्चों जो 10th में आपको यूज आएंगी, आपके उपयोग में आएंगी। तो 9th को अच्छे से पढ़ो और 10th में उसका उपयोग करो, तभी आप चीजों को अच्छे से पढ़ पा रहे हो। देखो पढ़कर सिर्फ भूल जाना ही नहीं है, उसको रटना नहीं है, समझना है, सीखना है, और अगले साल उसको यूज करना। शिक्षा क्या है बच्चों, शिक्षा जब हम पढ़ने से कुछ सीख रहे हैं तो वही शिक्षा है। पढ़कर सिर्फ हम जान रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। साक्षर नहीं बनना हमें। साक्षर मतलब क्या होता है, हमें सिर्फ अक्षर का ज्ञान है, अक्षर का ज्ञानी नहीं बनना हमें सब्जेक्ट का ज्ञानी बनना है। हमें चीजों को समझ होनी चाहिए तो हमें शिक्षा का उपयोग कर पाए। ठीक है, तो शिक्षा का उपयोग हमें क्या करना है, सीखने के लिए करना है। ठीक है बच्चों, तो सीखना है हमें ज्यादा अच्छे तरीके से। और सीखने के क्रम में क्या है, जब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, खुद की नोट्स बनाएंगे, क्लास को रेगुलरली देख रहे हैं, तब हम अच्छा कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।